और ये बात याद रखनी है क्या, आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फर्स्ट क्लास है, एंड द फर्स्ट क्लास ऑफ एनी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहाँ पे बेसिक्स बनते हैं आपके, एंड इट विल हेल्प यू कि आप आगे जो बड़े बड़े सवाल करने वाले हो, जो भी चीज करने वाले हो, वो फर्स्ट क्लास पे डिपेंड करती है। इसलिए किसी भी कोशिश करें फर्स्ट क्लास मिस ना करें। ठीक है, बाकी आपको क्लास तो यूट्यूब पे मिल ही जाएगी। ठीक है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। सुनो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, बहुत ज्यादा बेसिक डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब सिंपल होता है कि याद रखना, दो यहाँ पे मीडियम्स की बात होगी, एक मीडियम, दो मीडियम, तीन मीडियम, चार मीडियम, डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम, नाम आपने सुने होंगे, इन सबका यूज होगा। क्या होते हैं ये, तो सुनो, मीडियम का मतलब सिंपल समझना, मीडियम का मतलब है कोई मटेरियल। जब भी मीडियम की बात होगी तो यहाँ पे है कि आपका कोई मटेरियल की बात हो रही है। गुड इवनिंग रुचि जी। किसी मटेरियल की बात हो रही है, अलग अलग तरह के मटेरियल, कभी एयर होगा, जैसे एयर हो सकता है। जब भी मैं मीडियम बोलूंगा ना, आप ऑटोमेटिक समझ जाना वो अलग अलग मटेरियल की बात कर रहा है। तो एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, जो सबसे ज्यादा फेमस है वही आते हैं, वाटर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, एटसेट्रा। मैक्सिमम केसेस में आपकी यही तीन मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बातें समझ में आती है। अब दूसरी बात अगर यहाँ पे ये करें, एक सेकंड रुकना। तो देखो यहाँ पे मैं जब भी मीडियम बोलूंगा आप समझ जाएंगे, मैं डिफरेंट मटेरियल्स की बात करूंगा। कभी एयर होगा, एयर, और हम इस केस में आपका एयर और वैक्यूम को सेम तरह से मान के चलेंगे। एयर और वैक्यूम को क्या मान के चलेंगे, सेम टू सेम मान के चलेंगे। होते नहीं है सेम, पर हम सेम जैसा मान के चलेंगे। अच्छा, वैक्यूम होता क्या एक्चुअली, वैक्यूम की अगर हम बात करें तो वैक्यूम कुछ नहीं होता आपका। वैक्यूम होता है जहाँ पे कोई भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, उसको हम वैक्यूम बोल देते हैं। कुछ नहीं हुआ हिमांशु, वो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, अब सुनो, घर पे है ना, समझते हो यार सारी बातें तो। ठीक है, तो मीडियम जब भी बोला जाए आप समझ जाएंगे वो मटेरियल की बात कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा जब भी आपकी क्या होगा, यहाँ पे दो मीडियम हो गए। जब मीडियम की बात होती है तो कम से कम दो मीडियम होना जरूरी है। ये एक मीडियम हो गया, और मान लीजिए यहाँ पे दो मीडियम हो गया, और इनको सेपरेट करने वाली एक लाइन होगी, एक सरफेस होगी जो सेपरेटिंग होगी इन दोनों को आपका अलग अलग तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन बना दी, और ये क्या है, ये एक लाइन है, एक सिंपल सी लाइन है जिसका नाम मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेपरेटिंग कर रहा हूँ। सेपरेटिंग सरफेस बोल सकते हो, वैसे इसको सरफेस ही बोलना चाहिए। एक सरफेस है, सेपरेटिंग सरफेस, या सिंपल लाइन की तरह हम दिखा रहे हैं। जो कि क्या हो रहा है आपको, मीडियम वन, यानी इसके ऊपर पूरा मीडियम वन है, इसके नीचे पूरा मीडियम टू है। और मीडियम टू का मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग मटेरियल, या तो ऐसे मान लो कि ऊपर एयर है और नीचे क्या है आपका ग्लास है, या ऊपर एयर नीचे वाटर है, वाटर है ग्लास है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या हो रहा है, जब भी आपकी जो लाइट है, जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझो। व्हेन व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट बेंड्स। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन। कैसे, इसके एग्जांपल बहुत ज्यादा आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या करना, कभी आप एक ग्लास लेना, ठीक है, ग्लास मतलब प्लास्टिक का ग्लास, या आपने ग्लास का ग्लास लिया है, ठीक है, और इसके अंदर एक पानी भर देना, और पानी भरने के बाद इसमें क्या करना, कोई पेंसिल डाल देना। आप इसके अंदर क्या करना, कोई पेंसिल डाल देना ऐसे करके। जो आप एक बात ऑब्जर्व करना, जब पेंसिल डालोगे ना, तो ऊपर तो आपको जो पेंसिल की सिलाई दिख रही है वो इस तरह दिख रही है। बाद में देखोगे आप पेंसिल थोड़ी सी आपको इस तरह शिफ्ट दिखेगी, पेंसिल थोड़ी सी आपको शिफ्ट दिखेगी, आपको लगेगी पेंसिल टूट गई अंदर जाके। पर पेंसिल अंदर जाकर टूटती तो है नहीं, बाहर निकालोगे तो वापस जुड़ी हुई मिलेगी। तो टूटने का मतलब क्या है, वो एक्चुअली में क्या करके थोड़ी सी बेंड कर गई। तो वो क्यों हो रही है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। और एग्जाम्पल समझो, कभी स्विमिंग पूल में आप लोग नहाए तो नहीं होगे, गरीब लोग, ठीक है, पर मान लीजिए स्विमिंग पूल है आपका, ठीक है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, उसमें लोग नहा रहे हैं। कभी आप इस बात को ऑब्जर्व करना, कभी इस बात को ऑब्जर्व करना कि जो लोग नहा रहे हैं थोड़ा सा उनका पार्ट बाहर होता है, ठीक है, और थोड़ा सा वो अंदर की तरफ पार्ट होता है। तो जो पार्ट पानी की तरफ है ना बच्चों, जो पार्ट पानी के अंदर है, वो पार्ट आपको बहुत बड़ा बड़ा महसूस होगा, बहुत बड़ा बड़ा, जबकि ऊपर वाला पार्ट बहुत छोटा छोटा महसूस होगा। वो क्यों हो रहा है, वो भी आपको किसकी वजह से हो रहा है, वो भी फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन है। और एग्जाम्पल सुनो, और एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे आप क्या करना है, एक ग्लास लेना, एक कोई बर्तन लेना, कैसा भी बर्तन लो, ठीक है, स्टील स्टील का, और इसमें क्या करना है, एक सिक्का डाल देना है यहाँ पे एक कॉइन डाल देना।
फिर देखना आप जब इसके अंदर पानी नहीं है तो आपको कितनी डेप्थ दिखाई देगी, इतनी डेप्थ दिखाई देगी, हाँ। लेकिन जैसे आप इसके अंदर पानी भर दोगे ना, फिर इसको वापस दिखना, आपको यही डेप्थ यानी सिक्का थोड़ा सा ऊपर महसूस होगा। आपको आप उसको फ्लोर को उसके उसके देखना, उसके फ्लोर को देखना, तो आपको थोड़ा सा ऊपर महसूस होगा। ये भी क्यों है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ये सारे के सारे फिनोमिना हो क्यों रहे हैं? सारे के सारे फिनोमिना हो रहे हैं ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट। और बेंडिंग ऑफ लाइट कब होती है? जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो, तो आपकी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, और इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। सो दीज आर द फ्यूज एग्जांपल इन विच इन रियल लाइफ जहाँ पे हम रिफ्लेक्शन को देते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं रिफ्लेक्शन के, जैसे हम उनको हम थोड़ा सा अच्छे नाम से बोलेंगे, जैसे मिराज है, ठीक है, बहुत दूर आपको पानी दिखना, महसूस होना कि भाई बहुत गर्मी में आपको दूर पानी महसूस होता है, वो भी आपका सब एग्जांपल है रिफ्लेक्शन के, पर इनको हम बाद में समझेंगे। तो लौट के आते हैं इस पे। मैंने बोला ऊपर आपको पूरा मीडियम 1 है, नीचे आपका क्या है? मीडियम 2 है। अब इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए आपकी एक लाइट आई इस तरीके से, समझना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आपकी एक लाइट आई यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे टकराई, इस सेपरेटिंग लाइन टकराई जहाँ पे आपके मीडियम एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं। फिर क्या होगा? अगर ये लाइट यहाँ पे मीडियम दूसरा ना होता, अगर यहाँ पे दूसरा मीडियम ना होता, तो क्या साफ सीधी बात है, ये लाइट सीधे सीधे चले जाती यहाँ से। अगर यहाँ दूसरा मीडियम ना होता तो ये लाइट क्या होती? सीधे सीधे यहाँ से चले जाती, कुछ ना होता तो सीधे आ रही सी चले जाती। लेकिन हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद हम महसूस करेंगे कि ये थोड़ी सी बेंड कर जाएगी, यही लाइट थोड़ी सी आपकी बेंड कर देगी, इस तरह, थोड़ी सी इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से बेंड कर दी, ठीक है। ये बेंडिंग क्यों हुई है? ये बेंडिंग हुई है इसी फिनोमेना की वजह से। इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन। क्यों होती है, कैसे होती है, सारी चीजों को हम देखेंगे अभी। इसका एक्चुअल रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, वो सब हम देखेंगे, पर हाँ ऐसा होता है। अब बेंडिंग देखने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस पैरामीटर की बात करें तो हम कुछ इंपॉर्टेंट नाम है उनको समझना। ये जो लाइट है जो आपकी टकराने वाली है, ये जो लाइट आपकी आ रही है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से ही आ रही होगी, इस आने वाली लाइट को हम बच्चों क्या बोलते हैं आपकी? इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? जैसे अपने ने वहां पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था, वही वाली बात है। इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे हो गई जो लाइट दूसरे मीडियम में जाने के बाद जो बेंड हो गई है, ठीक है, वो क्या होती है? उसको हम बोलते हैं आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब क्योंकि हम बेंडिंग देख रहे हैं, तो बेंडिंग कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, इसको इसको बताने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा लाइन की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसे ही एक एक्स्ट्रा लाइन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं, हम यहाँ से एक लाइन बनाते हैं और ऐसे एक लाइन निकाल देते हैं। ये एक रेफरेंस लाइन की तरह है। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये आपका 90 डिग्री बना रही है इस सेपरेटिंग लाइन या सेपरेटिंग सरफेस के साथ में, और उसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री को हम फिजिक्स में या मैथ्स में नॉर्मल भी बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। बिल्कुल उसी की तरह जैसे आपने रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था, याद है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था तो मैंने बोला था ये होती है इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होती है आपकी? यहाँ पे होती है आपकी नॉर्मल, और फिर यहाँ से जाती हुई लाइन क्या होती है? इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बस इतना फर्क है। आने वाली इंसिडेंट रे, जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे आने वाली इंसिडेंट रे, जाने वाली क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अभी नॉर्मल का यूज क्या है? याद करो, वहां पे नॉर्मल का यूज क्या था? जैसे यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे थी, यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे थी, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या था आपका? एंगल आई। एंगल आई का मतलब क्या हो जाता है आपका? इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। एंगल ऑफ नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड के बीच के जो एंगल था उसको क्या बोलते हैं? एंगल आर। एंगल आर क्या होता था आपका? वहां पे होता था रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम फंडा यहाँ पर है। सेम फंडा यहाँ पे कैसे सर? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आपका, यहाँ पे क्या होगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इसको भी हम बोलेंगे एंगल आई। और फिर से एंगल आई क्या हो जाएगा? एंगल आई विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर से सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं, कोई अलग चीज नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, इसको भी हम आर नाम से बुलाते हैं आर नाम से, पर होता है इसका नाम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। एंगल का इसका नाम क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां पे रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। पर वहां की अगर खास बात करें, रिफ्लेक्शन में अच्छी बात क्या थी? रिफ्लेक्शन में आपका लॉ था ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था। ऐसा कोई भी चीज यहाँ पे नहीं होगी, ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं होगी। वही तो आपको बेंड, अगर बेंड कर गई तो बेंडिंग का मतलब क्या होता है? पहले अलग एंगल, बाद में अलग एंगल। तो आपके एंगल ऑफ आर और एंगल ऑफ आई बराबर नहीं होते। बस इसका नाम पता होना चाहिए। ये पूरी टर्मिनोलॉजी है। ये आई होप कि ये टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे समझ में आई होगी। ये टर्मिनोलॉजी समझ जाओगे, इसके बाद ही हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनोलॉजी, इसी में हम आगे नाम करेंगे, इसी में कुछ कुछ लिखेंगे। अभी ऐसा क्यों होता है? सवाल ये होता है कि सर ऐसा क्यों हुआ कि हम अलग अलग मीडियम में जब जाते हैं, ऐसा क्यों होता है जब हम अलग अलग मीडियम में जाते हैं
तो आपके ये बेंडिंग हो क्यों रही है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बेंडिंग हो क्यों रही है, तो सुनो उसका रीजन। अच्छा रीजन समझ गए तो मजा आएगा आगे। देखो देखो वो क्या रहा है, जब भी एक बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वेन एवर मीडियम चेंजेस, whenever medium changes स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट फंडा है, इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना हमेशा। whenever medium changes स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। एक बार सवाल आया था ऐसे ही, बहुत सिंपल सा सवाल आया था ट्रू और फॉल्स का एग्जाम में, और पूरा था बताओ जो स्पीड ऑफ लाइट है क्या वो मीडियम पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है। सवाल था स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम और नॉट। बताओ आंसर क्या होगा आपका, यस होगा, नो होगा, कैन नॉट से होगा, क्या होगा आंसर? यस, बी, नो, सी, कैन नॉट से, और डी तो फालतू ऑप्शन होते ही है आपका, नन ऑफ दिस टाइप से मान लो कोई। तो क्या आंसर होगा आपका? ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यस 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 कर रहे हैं, सबका आंसर यस ही आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ऑब्वियसली डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब सामने लिखा भी आपके वेन मीडियम चेंजेस स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, तो साफ सीधे ये बहुत सिंपल सा एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन हो गया, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका साफ सीधा है कि जब भी मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज करती है आपकी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज करती है। चलो बहुत बढ़िया। अगर नेक्स्ट आपसे ये पूछूं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो बताओ क्या होगी? सबको पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है सबको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बताओ, क्या होती है? कुछ बहुत याद है? 3 × 10⁻, कितना कुछ होती है, बताओ कितनी होती है? मीटर पर सेकंड बताना है, मीटर पर सेकंड बताना है। आशीष जी ठीक है, बिल्कुल आपका 3 की पावर 10 ठीक है, 3 × 10⁸ बिल्कुल सही है। शुमाइला, रिया बिल्कुल सही है। और बच्चे का आंसर करो जल्दी से। ठीक है, इंशा आपका भी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, आपने लिखा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या सब ये बता रहे हैं? हैप्पी, ठीक ठीक है, गुड, सही है। अब सुनो, ये आप सब लोगों का जो आंसर है, दिस आंसर इज इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट इसका मतलब गलत भी है, पूरी तरह सही नहीं है। ये आंसर इनकम्प्लीट। रुचि आपका भी आंसर यही है। ठीक है, आप सबने जो आंसर दिया है एक तरह से सही भी दिया है और एक तरह से इनकम्प्लीट है। आप कोई मुझे बता सकता है इनकम्प्लीट क्यों है? कोई बच्चा यहाँ बैठा है वो मुझे ये बता सकता है कि ये सर आपने इनकम्प्लीट क्यों बोला इस आंसर को? वेरी गुड हैप्पी, वेरी गुड। ऐसा हो ही नहीं सकता, हिमांशु जी बोल रहे हैं। अमन आप भी सही हो, हैप्पी भी सही है, वेरी गुड, सही। हिमांशु आप समझ आ रहा हो क्या आंसर है? देखो जो बाकी बच्चे वो भी समझ गए होंगे। देखो बात ये है, अभी ऊपर जस्ट आपके ऊपर लिखा है क्या, मैंने लिखा है वेन एवर मीडियम चेंजेस स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। ठीक है, जब मैंने आपसे स्पीड ऑफ लाइट पूछी तो किसी ने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा, किसी ने मुझे ये क्यों नहीं पूछा कि ये कहाँ पूछ रहे हो आप, जब यहाँ पे भी सेम सवाल लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम चेंजेस। क्या इसका मतलब आपको ये पूछना चाहिए ना पहले कि कहाँ की बात कर रहे हैं सर। और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ना दिया हो गया तो आप वैक्यूम ले लेते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको हमेशा बताना पड़ेगा कि कहाँ पे आपकी बात कर रहे हो। तो ये इनकम्प्लीट आंसर इसीलिए है, ये इनकम्प्लीट आंसर बच्चों इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने ये आपको बता नहीं रखा कि आपको कहाँ स्पीड ऑफ लाइट बतानी है। तो जब भी आपसे स्पीड ऑफ लाइट की बात की जाए सबसे पहले आपको सवाल ये आना चाहिए निकल के कि सर कहाँ पूछ रहे हो, क्योंकि अब तो आप थोड़े से बड़े हो गए, बचपन वाली चीज थोड़ा चल रही है यहाँ पे। सबसे पहले सवाल आपको ये आना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पूछ रहे हो, तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में लगभग हम बराबर मान के चलते हैं। तो जब भी आपसे स्पीड ऑफ लाइट पूछा जाए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कहाँ पूछ रहे हो सर, इसलिए आपका आंसर इनकम्प्लीट था। आई बात समझ क्यों? क्योंकि आपका जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे आपकी स्पीड ऑफ लाइट भी क्या करती है, चेंज करती है। तो मैंने बोला जब भी आपका मीडियम चेंज करता है स्पीड ऑफ लाइट चेंज करती है, लेकिन सही है बात। लेकिन सर इस बात का रिफ्लेक्शन से क्या लेना देना है? चलो रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो याद करो रिफ्लेक्शन मैंने क्या बोला, जब भी मीडियम, क्या रिफ्लेक्शन में 2 मीडियम होते हैं, राइट? हाँ, तो रिफ्लेक्शन 2 मीडियम होते हैं। हाँ सर, बात तो आपने सही बोल दी, 2 मीडियम होते हैं। अब मीडियम 1 है और ये मीडियम आपका 2 है। जो बच्चा ध्यान से सुनेगा इस बात को उसको रिफ्लेक्शन बहुत मजा आने वाला है, और इससे हाई लेवल की चीज तुम्हें दुनिया में कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, इतना अच्छा तरीका एक्सप्लेनेशन का या फिर कोई इससे बेटर तरीका समझ लेना, क्योंकि ये बेस्ट चीज है और यही एक्चुअल चीज है। ये कोई बताता नहीं, सीधे सीधे आंसर बता देगा। आंसर बता दे तो मैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है इसलिए रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है, वो आई कहां से उसको मैं समझा रहा हूँ।
तो एक्चुअली वो कंसेप्ट आता है यहाँ से कि जब भी मीडियम चेंज होगा स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। अब सुनो, मान लो एक लाइट यहाँ से यहाँ तक ऐसे आई, ठीक है, कोई भी मीडियम है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगी, राइट, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कुछ और होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एयर ले लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एयर ले लिया, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी सर, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सही है, ये मीडियम टू ले लो, मान लो ग्लास ले लो, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ग्लास ले लिया आपने, मुझे नहीं पता यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या है, पर मैं एग्जाम्पल के लिए स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ आपकी, फॉर से आपकी यहाँ पे मैंने ली 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। साफ सीधी बात है, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होती है, वैक्यूम में ही होती है, मैक्सिमम होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको बात, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम और एयर, और इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बाकी किसी और में क्या होगी, कमी होगी। तो मान लो मीडियम टू ग्लास है और उसमें स्पीड ऑफ लाइट आपकी 1.5 मीटर 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब सुनो, अब मैंने क्या कहा कि मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया, नॉर्मल तो सिर्फ मैं अपने रेफरेंस के लिए बनाता हूँ ताकि मुझे दिखे बेंडिंग हो रही है नहीं हो रही, ये दिख जाए बस। अब सुनो यहाँ पे आ रही है, अब बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि ये थोड़ा सा बाद में इस तरह से हो जाती है, तो बच्चों ने पढ़ रखा है कि टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो सारी चीज पढ़ रखी है, जैसे नहीं पढ़ रही वो भी सुन लो कि ये क्या हो जाएगी, ऐसे होती है कि भाई ऐसे क्यों हो रही है, समझना। तो मान लो मैं कहता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपका ये डिस्टेंस लिखना है यहाँ पे, मान लो ये डिस्टेंस लो, ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो सुनना, और वैसे ये आपका ये एक डिस्टेंस ये है और दूसरा डिस्टेंस देखो ये होगा। मान लो ये एक्चुअल सबसे एक्चुअल है, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको एक्सप्लेनेशन, पर यही एक सही एक्सप्लेनेशन है। तो सुनो हो क्या रहा है, मैंने बोला कि मान लीजिए सर कि आपका एक डिस्टेंस डी ये है और सेम डिस्टेंस डी ये है, दोनों को मैंने क्या बोल दिया, दोनों को मैंने सेम डिस्टेंस ले लिया। अगर दोनों को मैंने सेम डिस्टेंस ले लिया, सेम डिस्टेंस डी वन और डी टू ले लिया, अलग अलग डिस्टेंस ले लिया, डी वन और डी टू ले लिया, लेकिन मैंने क्या बोल दिया कि मुझे सेम टाइम लगना चाहिए यहाँ से यहाँ तक जाने का, मुझे इतना यहाँ से यहाँ तक आना है और ऊपर से यहाँ तक आना है, दोनों में मुझे टाइम क्या लग रहा है, सेम टाइम लगना चाहिए, ठीक है, सेम टाइम लगना चाहिए। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है v1 और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है v2। अब एक बात सुनो, मतलब एक सवाल है तुम्हारे सामने कि ये समझना, यहाँ पे समझ पाओगे इस चीज को अच्छे से, कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, दो पॉइंट है और इनके बीच में जाने के बहुत सारे रास्ते मौजूद है, क्या, एक रास्ता इस तरह से, ठीक है, एक रास्ता कुछ, ये मुझे ये मान लो वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पे जाना है, कोई मुझसे बोलता है कि आपको वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पे जाना है, तो वाई से क्या है, एक रास्ता ए से बी जाने वाला है, दूसरा रास्ता क्या ए से सी भी आ जाऊं तो क्या ये भी रास्ता मुझे सही सही है, क्या ए से सी भी मैं अगर ए से सी रास्ते पे भी आऊंगा तो क्या मैं वाई से एक्स पे आ रहा हूँ, हाँ तो आ रहा हूँ। तो सुनो, अब बात ये तुमसे बोला गया कि तुम्हें सेम टाइम लेना है दोनों में, टाइम इसमें भी टी आना चाहिए, टाइम इसमें भी टी आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात लेकिन ये बोलता है कि अब मुझे बताओ, जब टाइम सेम होगा, जब टाइम सेम होगा, इसको मैं अलग तरीके से और समझाऊंगा, जब टाइम सेम होगा, अब मैं क्या जानता हूँ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है v इंटू टी, यानी डिस्टेंस क्या होगा, d1 v1 ऐसे हो गया और t1, अब t1 और t2 सेम है, ऐसे बोलता हूँ d2 v2 t2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब t1 और t2 सेम है, t1 और t2 तो सेम है, तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जब अगर v1 ग्रेटर देन v2 होगा तो क्या साफ सीधी बात है d1 ग्रेटर देन t2 होना चाहिए, ठीक है। जिनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही वापस सुनो, मुझे बोला गया सवाल इस तरह से, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, मैं समझ गया हिमांशु, थोड़ी सी हार्ड चीज है, पर हार्ड का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, इसलिए वापस सुनो, एक बार समझ में आ गई फिर उसके बाद मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ वो सीधे से समझ आएंगी, थोड़ी सी हार्ड चीजें पर ध्यान दो सुनो। मान लो आपके पास में आप, हर बच्चे को मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, मेरे ख्याल से हर किसी को ये फॉर्मूला पता है। अब मान लो मेरे पास दो डिस्टेंस है, एक d1 है तो क्या मैं उसके लिए v1 इंटू t1 लिख सकता हूँ, राइट। सिमिलरली मैं किसी बच्चे के लिए बोल सकता हूँ कि d2 इज इक्वल टू v2 इंटू t2 लिख सकता हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक। अब एक बात पे ध्यान दो, क्या अगर मैं तुमसे बोलूँ कि t1 और t2 सेम है, अगर टाइम मेरा सेम लग रहा है, तो क्या अगर मेरी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्या मेरा डिस्टेंस भी ज्यादा ही कवर करना पड़ेगा ना मुझे, क्या मेरी अगर वेलोसिटी, सॉरी उल्टा लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया, क्या मेरी डिस्टेंस ऐसे, हाँ, यहाँ पे अगर मैंने बोला वेलोसिटी अगर मेरी ज्यादा है तो डिस्टेंस मेरा कम होना चाहिए, कैसे, सुनो, क्या यहाँ से टाइम को मैं लिख सकता हूँ, टाइम हो गया मेरा d/v, अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या मेरा डिस्टेंस कम होना चाहिए, तभी तो ये चीज सेम रहेगी, याद है बात बचपन में पढ़ी होगी, अगर मुझे टाइम सेम रखना है और अगर मैं नीचे वाली चीज को बढ़ा रहा हूँ तो क्या टोटल वैल्यू घटेगी, ठीक है, तो उस हिसाब से बात करिए। अब इस बात पे ध्यान दो, यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे
मैसेज आ रहे हैं। मान लो यहाँ से यहाँ पे जाना है और यहाँ से यहाँ पे जाना है, दो अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है यहाँ पे। चलो यहाँ से यहाँ पे जाना है मुझे, एक y है और एक x है आपका, और मुझे बोला गया है y से x पे आना है। समझने की कोशिश करना, मुझे बोला गया है आपका y से x पे आना है, ठीक है, ये आ गया आपका। हाँ वही स्पीड वाला फॉर्मूला है, सही है। अब सुनो, क्या ये आपका डिस्टेंस अलग है और ये आपका डिस्टेंस अलग है? मुझे बोला गया है सेम टाइम में, मुझे बोला गया है सेम टाइम में आपको यहाँ से लेकर इस y से लेकर इस x पे आना है, सेम टाइम में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है। तो साफ सीधी बात है, क्या ये डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा और ये डिस्टेंस कम होगा, तभी आप आ पाओगे। मुझे बोल रखा है, रिया सही है, मुझे बोल रखा है कि आपको अगर यहाँ से लेकर यहाँ पे आना है, यहाँ से लेकर यहाँ पे आना है, तो साफ साफ हर बच्चे को दिख रहा है क्या D1 और D2 का डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। अगर D1 और D2 का डिस्टेंस अलग है तो साफ सीधी बात है क्या V1 और V2 की वेलोसिटी भी अलग अलग होनी चाहिए। हाँ सर, इसका मतलब V1 और V2 अगर अलग अलग होंगे और टाइम अगर सेम लगेगा, तो क्या मेरा डिस्टेंस D1 और D2 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसी बात को यहाँ समझो ढंग से, कि मान लो ये आपका एक नॉर्मल लाइन हो गई और ये आपका एक एक मीडियम में लाइट ऐसे आ रही है, एक मीडियम में लाइट ऐसे आ रही है और कोई डिस्टेंस कवर कर रही है D1, कोई डिस्टेंस कवर कर रही है D1। अगर यहाँ पे स्पीड V1 हुआ करती थी और यहाँ पे गलती से भी स्पीड चेंज हो गई, तो क्या यहाँ का डिस्टेंस 100% चेंज करना चाहिए? और अगर 100% चेंज करेगा तो वो लाइन जैसी पहले दिख रही थी क्या वैसी नहीं दिखेगी? यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे इस पे वापस ध्यान दो, मैंने क्या बोला, अगर कभी आपको टाइम सेम रखना होगा, कभी आपको टाइम सेम रखना होगा और अलग अलग डिस्टेंस कवर करने, तो क्या आपको स्पीड भी अलग रखनी पड़ेगी? हाँ सर। तो क्या मैं इसी स्टेटमेंट को उल्टा बोलूं कि अगर मेरी स्पीड अलग अलग है और टाइम सेम है, तो क्या मेरे डिस्टेंस भी क्या होंगे, अलग अलग दिखेंगे? तो देखो इस वाली लाइन को यहाँ पे उठा के मैंने इस वाली लाइन को यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया सर, देखो वेलोसिटी चेंज हो गई लेकिन टाइम क्या है, सेम है, तो डिस्टेंस ही बदलना चाहिए। अगर डिस्टेंस बदल रहा है तो ऑटोमेटिकली जो लाइन आपकी पहले इतनी लंबी जा रही थी वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। क्या इस लाइन को देखो, क्या ये छोटी सी महसूस हो रही है आपको? इस वजह से आपका क्या होता है कि आपका रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या महसूस कर रहा है, एक बार आखिरी बार मैं आपको समझाता हूँ, तो सुनो, क्योंकि तो वहां बहुत ज्यादा खचर बचर हो गई। सुनो, मैंने बोला कि ये आपका क्या है, एक सेपरेटिंग लाइन है, यहाँ से कोई लाइट आ रही है और वो क्या करती है कि कुछ टी टाइम में आपका इतना डिस्टेंस कवर करती है। अगर अगर मीडियम चेंज ना होता तो टी टाइम में वो इतना ही डिस्टेंस और कवर कर लेती, ऐसी जाती। लेकिन लेकिन क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, सब फैक्टर लगे, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है इस वजह से वो इस डिस्टेंस पे ना जाके या तो इधर जाएगी या तो उधर जाएगी। कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है, सर आप नीचे ही क्यों बना रहे हो, आप ऊपर क्यों नहीं बना सकते? ऊपर भी जा सकती है क्योंकि स्पीड चेंज कर रही है। मैंने बोला कि मान लो यहाँ पे स्पीड V1 है और यहाँ पे V स्पीड V2 है, यहाँ पे स्पीड क्या है, V1 है और यहाँ पे स्पीड क्या है, V2 है। मैंने टाइम क्या रखा है, मैंने टाइम रखा है सेम। अगर टाइम रखा है सेम तो इसका मतलब टाइम सेम, V अलग, तो आपका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, अलग। अगर यहाँ पे डिस्टेंस D1 है तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस D2 ये भी हो सकता है, D2 ये भी हो सकता है। बस इतना पक्का है कि सर ये वाला नहीं होगा, इसको छोड़ के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। क्या पता तेज चले जाए, क्या पता धीरे चले जाए, मुझे नहीं पता। ज्यादा कवर कर सकती है, कम कवर कर सकती है, पर मुझे नहीं पता। पर इतना पक्का है कि सेम कवर नहीं करेगी क्योंकि स्पीड चेंज हो गई। आई बात समझे? किसी को इस बात में कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं भी समझ में आएगा तो आप जो बताने वाला हो तो याद ही करना है आपको उसके बाद में। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई, बहुत अच्छी चीज है ये, और इसको हम वेव से कनेक्ट करेंगे। जो बच्चा ये बात समझे उसको हम उसको वेव पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। अगर डिस्टेंस ऑटोमेटिकली चेंज करेगा मतलब जिस रास्ते पे पहले आ रही थी उस रास्ते पे तो नहीं जाएगी, कोई ना कोई रास्ता आपका बदलेगा ही बदलेगा। इस वजह से क्या होता है, आपके बेंडिंग ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन होती है। आई बात समझ में? किसी किताब में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। सुनो, वही वाली बात है कि अगर आपका स्पीड चेंज होगी, लेकिन आप आखिरी बार बोलना, स्पीड चेंज होगी, टाइम सेम है, तो 100% आपका डिस्टेंस चेंज होगा। और डिस्टेंस चेंज होने का मतलब क्या है, आपका जिस रास्ते पे पहले आ रही थी अब उस रास्ते पे नहीं जाएगी, या तो कम रास्ता करेगी या ज्यादा रास्ता करेगी, पर उस रास्ते पे नहीं जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं आपका, ये हो क्या रही है, ये दोनों आपकी हैं क्या, क्या लाइट बेंड कर रही है, और लाइट अगर बेंडिंग कर रही है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अब सुनो,
ये था बहुत हाई कंसेप्ट। ये अगर तुम्हें, मेरी गारंटी, अगर तुम्हें कहीं किसी किताब में मिल जाए तो मुझे किताब लाके दिखा देना, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि नहीं मिलेगा और बच्चों को समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। अब देखो, अब जो नेक्स्ट चीज आने वाली है निकल के, अब जो नेक्स्ट चीज निकल के आने वाली है, तुम बोलोगे यार इस सर क्या मजा आ गया, आपने कैसे बताया, वो आपको हर टीचर बताएगा, वो आपको हर टीचर बताएगा, पर ऐसा होता क्यों है वो कोई नहीं बताएगा। वो सुनो कैसे, तो सुनो, क्या हर बच्चा यहाँ पे ये फॉर्मूला जानता है, वेव फॉर्मूला जानता है? एक वेव फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, वो होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। क्या मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये फॉर्मूला तो पता होगा यार, इतना तो मेरे ख्याल से हर 11th के बच्चों को फॉर्मूला पता होता है। हाँ, पता है कि नहीं पता है? v इज इक्वल टू एफ लेमडा, बचपन में पढ़ा होता है साउंड चैप्टर में, और बाद में 11th क्लास में वापस से पढ़ते हैं इसको वेव एसएचएम में, ठीक है। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, जहाँ पे v क्या होती है, v होती है आपकी वेव वेलोसिटी, v होती है आपकी वेव वेलोसिटी। बाद में वेव पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि वेव में एक्चुअली दो वेलोसिटी होती है, एक होती है पार्टिकल वेलोसिटी और एक होती है आपकी वेव वेलोसिटी। पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसकी वेलोसिटी उस पर आती है, वेव एसएचएम नहीं करती, याद रखना, वेव एसएचएम नहीं करती। एसएचएम कौन करता है? वेव के ऊपर रखा हुआ पार्टिकल, वो वेलोसिटी अलग होती है और ये वेलोसिटी अलग है। ये वेव वेलोसिटी है, ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये होता है आपका लैम्डा यानी वेवलेंथ। और वेवलेंथ के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था, याद हो तो, रे ऑप्टिक्स शुरू होने से पहले बताई थी एक चीज, सेकंड क्लास यही थी, हाँ बिल्कुल बताया था उस टाइम भी बताया था मैंने, कहा था ना वो सब समझाने वाली बात जो थी। अब सुनो, v इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कांसेप्ट समझाया था मैंने आपको। तो ये वेव सबके लिए वैलिड, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो चाहे ना हो, चाहे कोई, हर वेव के लिए फॉर्मूला वैलिड है। तो v इक्वल टू वेव वेलोसिटी होती है, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होती है, और लैम्डा इज आपका वेवलेंथ होता है। अब मैंने क्या कहा, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, अब बहुत प्यारी चीज समझना जा रहा हूं, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन मैं एक चीज लिखने वाला हूं, जो बच्चा मुझे इस बात को एक्सप्लेन करेगा, जो बच्चा मुझे इस बात को एक्सप्लेन करेगा, आज उसको 11 रुपए मिलेंगे। बहुत आसान चीज पूछ रहा हूँ, और आज मैं बहुत सारे 11 रुपए बांटने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग जानते हो खुशी का माहौल है, ठीक है, क्या खुशी का माहौल है ये लोग, ये भी आप सब जानते हो। तो मैं आज बहुत सारे 11 रुपए बांटने वाला हूँ, आज और नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे 11 रुपए बांटूंगा मैं हर क्वेश्चन के, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करेंगे सबके 11 रुपए मान लेना आज। तो आप, मैं बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, रिमेन सेम। कौन है जो मुझे बताएगा ऐसा क्यों है? आपको मैं बता चुका हूँ, आज की क्लास में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऐसा होगा। कौन है जो बच्चा मुझे बताएगा ऐसा क्यों हुआ? ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन वी एफ लैम्डा, तीन चीज होती है। अबे लाइट वेव के पास तीन चीज होती है, वी होता है वेलोसिटी वेव होती है आपके पास में, लेफ्ट यानी फ्रीक्वेंसी होती है, और आपके पास में लैम्डा होता है वेवलेंथ। जो बच्चा मुझे बताएगा कि फ्रीक्वेंसी, मैंने क्या लिखा, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, क्यों रहती है इसका एक्सप्लेन करो कोई, कोई बताओ क्या रीजन होना चाहिए। और बहुत आसान सा है आपके सामने, जैसे मैं बता दूंगा ना, आप लोग अरे सारी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। मीडियम, मीनू मीडियम क्या होता है? मैं बोला फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्यों रहेगी सेम? क्या मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? अच्छा, क्या क्या फिर से पूछना, सुनो। मैंने बोला रिफ्रैक्शन में, जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या आपकी बॉडी, आपका जो लाइट है, क्या वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है? हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ जब भी आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी, देखो तीन चीजें ना, मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, वी के बारे में बात करने वाला हूँ, एफ के बारे में बात करने वाला हूँ, लैम्डा के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सवाल ये है कि मैं इतना तो पक्का है सर, जब भी रिफ्रैक्शन होगा, जब भी रिफ्रैक्शन होगा, क्या आपका जो वी है यानी वेलोसिटी है वो तो चेंज होगी? हाँ सर, चेंज होगी 100%। अब दूसरा सवाल ये आता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं होगी? तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब आपको मुझे बताना है कि सर ऐसा क्यों नहीं होता। हाँ, मीडियम में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ मनदीप जी, इंशा जी, हिमांशु जी, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि मेरे मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं हो रही। अब तुम तो उल्टा ही बोल दोगे, सर मीडियम चेंज नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं चेंज करती। आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? मनदीप जी ने लिखा है आवाज नहीं आ रही, बाकी की आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? आ रही है। बताओ कौन आंसर करेगा। होती है सर, ये कौन सी बात होती है? मैं बोला मीडियम में क्यों चेंज होती है, मैंने, उसने बोला कि नहीं चेंज होती है। अरे क्यों नहीं चेंज होती ये पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। मनदीप जी अब आ गई, ठीक है। सुमाइला जी सर नहीं होती, अरे मुझे भी पता है नहीं होती, वही तो मैंने लिखा है। हैप्पी जी होती है सर, मुझे पता है, तुम मजाक उड़ा रहे हो, पर मैं रीजन पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। नहीं आ रहा, आप ही बता दो, और जब बताऊंगा ना तुम लोग ऐसे बोल रहे हैं सर ये मेरे मेरे सामने लिखा है, ठीक है, मैंने बस बता नहीं पाया। वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। अरे वेवलेंथ बहुत छोटी है उससे क्या मतलब है? वो तो दो चेक, अरे वेवलेंथ छोटे होने से क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? वेवलेंथ छोटे होने से क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे ही कौन सी बीमारी आई? नेगलेक्ट, अरे मेरी माँ, नेगलेक्ट करते तो मैंने मैंने किसी चीज को बोला सेम रही है, ठीक है। अब सुनो, एक मिनट से सोचते हैं, फिर कोई पता लगा ऑनलाइन सर्च कर रहा है, ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा तुम्हें, सुनो, नहीं मिलेगा ऑनलाइन, सुनो। अगर मैं बात करूं अभी, याद इस डायग्राम पे वापस लौटो, जिसने ये डायग्राम समझा है वही बता पाएगा, इसलिए मैं आपको इतना देर ज्यादा सोचने की, सुनो।
क्या इस डायग्राम में क्या क्या है? क्या ये डिस्टेंस है? हाँ सही डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। ये चीज पे ध्यान दो। क्यों मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के लिख रहा हूँ कि टाइम सेम रहता है? क्यों हर बार कुत्तों की तरह चिल्ला रहा हूँ टाइम सेम रहता है? अरे मेरे प्यारे बालकों, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। अगर मैंने कहा कि मैं टाइम को हमेशा सेम लेके चल रहा हूँ, अगर मैंने कहा कि मैं टाइम को हमेशा सेम लेके चल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? क्या फ्रीक्वेंसी भी तो सेम रहेगी ना प्यारे बालक? तो मैंने जी बोली वो हाँ हैप्पी जी, अब आपको पट्टी लग रही है माथे पे। सर मैंने बोला, आपने जब बोला तब मैं आपसे पहले बोल चुका था। मैंने जब वहां पे टाइम दिखा दिया उसके बाद ये हिंट का आंसर थोड़ी ना होना चाहिए। मैंने दिखा दिया टाइम, तब आपने आंसर किया। अब समझ में आया ना रिया जी? समझ में आ गया? देखो कितनी आसान चीज है, लेकिन आपने एक एक चीज पे ध्यान ध्यान दिया है ना, तब आपको फील आ रही है सर आपने सामने लिखा हुआ था। हाँ मैं टाइप कर रही थी, कोई बात नहीं मंदी, बट्स ओके, नेक्स्ट टाइम बेटर लक, नेक्स्ट टाइम, एवरी टाइम इज नेक्स्ट टाइम। ठीक है अब सुनो, तो मैं क्या ये बात बोल सकता हूँ हमेशा, मैं ये बात बोल सकता हूँ कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अब 11 रुपए किसको मिलेंगे? किसी को नहीं मिलेंगे, किसी ने ढंग से पहले पहले आंसर नहीं किया था। तो देखो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो आपका क्या पहली बात तो क्या वी यानी स्पीड चेंज होती है नहीं होती है? सर हाँ स्पीड तो चेंज करती है तभी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आंसर है स्पीड चेंजेस। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? आंसर है फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, डज नॉट चेंज। अब मुझे बताओ क्या लैम्डा चेंज होगा कि नहीं होगा? बताओ जल्दी से बताओ, लैम्डा चेंज होगा नहीं होगा? 11 पार्टिकुलर ने एक एक दे दो। अच्छा तुम्हारी अलग ही वो चल रही है, यहाँ प्रसाद बट रहा है यहाँ पे, डिजर्विंग विल गेट। बताओ क्या लैम्डा चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? अरे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। अगर मैंने कहा ये चेंज हो रहा है और मैंने कहा ये सेम है, तो ऑब्वियसली बात है इसको चेंज होना पड़ेगा ना। क्यों सर क्यों होना पड़ेगा चेंज? किसने जबरदस्ती करी है? हाँ करी है। लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ हो गया। अबे ये चीज चेंज कर रही है, ये सेम है, तो ये चेंज करेगा ना ऑटोमेटिकली, वी पे डिपेंड करेगा, तो साफ सी बात है लैम्डा विल ऑल्सो चेंज। बहुत आसान सी चीजें समझ में आ रही है। तो ये रिलेशन आया कहाँ से? ये चीज जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से। और बच्चों ये सवाल है नीट का आईआईटी का दोनों का, सीधा सीधा सवाल पूछा गया था कि जब भी आपका नीट आईआईटी 12th क्लास जो भी है ना, ये हमेशा सवाल पूछे जाते हैं कि जब भी आपका मीडियम चेंज होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो क्या क्या चेंज करता है, क्या चेंज नहीं करता है? तो आपको याद रखना है वेलोसिटी सेम रहती है, सॉरी चेंज करती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, और लैम्डा चेंज करता है, कम होती है ज्यादा होती है वो सेकेंडरी मैटर है, पर हाँ इतना आपको समझ में आना चाहिए। आई होप की वाली बात आपको अच्छे से समझ में आई हो। नेक्स्ट बच्चों अपन चलते हैं आपका इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, अभी रिलेशन आने वाला है बहुत प्यारा सा, वो अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो है आपका लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसे वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है और ये सवाल भी पूछते हैं इस पे। आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आपका लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन बेस्ड है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमिलर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे वहां पे आपके दो लॉ थे वैसे यहाँ पे भी आपके दो लॉ हैं, पर पहला लॉ सेम है दूसरा लॉ अलग है। अब सुनो क्या है। अगर बात करें हम यहाँ पे पहले लॉ की बात करें, अगर हम यहाँ पे हम पहले लॉ की, तो सुनो, तो पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं, जो स्टैंडर्ड डायग्राम मैंने बनाया हुआ था वही स्टैंडर्ड डायग्राम जो पहले बना चुका। मैंने कहा था ना ये डायग्राम याद रखना, याद है ना? मैंने बोला था ये वाला डायग्राम याद रखना, ये वाला डायग्राम जो बॉक्स में सेम डायग्राम मैं वापस बना रहा हूँ, उस टाइम समझाया था टर्म्स के साथ में, अब मैं उन टर्म का यूज करूंगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम की बात करूँ, एक बार जल्दी डायग्राम बनाया था आपके सामने, तो ये आपकी हो गई इस तरह से, हो गई आपकी जो सेपरेटिंग मीडियम है या सेपरेटिंग लाइन है, सेपरेटिंग सरफेस, सेपरेटिंग मीडियम लोग नाम यूज करता है। यहाँ बीच मैंने क्या बना दिया? आपका बीच में बना दिया मैंने नॉर्मल। ठीक है अब सुनो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे अब दूसरी लाइट ले रहा हूँ, यहाँ से आपकी आ रही है इंसिडेंट रे, यहाँ पे आ गई आपकी इंसिडेंट रे। कोई बच्चा बार बार लड़ेगा सर आप हमेशा नॉर्मल के करीब क्यों बनाते हो? मेरी मर्जी, क्योंकि बाद में एक ऐसी लाइन भी आएगी जो नॉर्मल से दूर दूर भी बनेगी, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। अभी दूर जाएगी पास आएगी, इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि दूर जाएगी पास आएगी। तो यहाँ पे हो गया आपका, ये होता है आई जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है आपका आर जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है
और ये जो लाइन मैंने बनाती है बीचों बीच बनाती है आपकी, अच्छा मीडियम लिखता हूँ, ये हो गया आपका मान लीजिए मीडियम 1, ठीक है, और ये हो गया आपका मान लीजिए मीडियम 2, ठीक। और अगर मैं बात करूं कि ये आपका जो बीच में लाइन बनी हुई है अच्छी सी, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और ये हो गई आपकी सेपरेटिंग सरफेस। ऐसे इसका ज्यादा यूज है नहीं, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा बनेगी। अब सुनो, ये वाली सारी डायग्राम बन गए, अब हम बात करते हैं आपका इस तरह से सुनना। तो पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। वो तो क्या बोलता है कि द फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, एंड द रिफ्लेक्टेड रे। उसी की तरह जैसे आपने फर्स्ट लॉ वहां पढ़ा था, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। अच्छा, सेम प्लेन या प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब मैंने बताया था आपको 2D, मतलब एक पेज समझ लो, एक पेपर समझ लो। 2D का मतलब होता है कि पेपर, जैसे मैं आप जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो, जिस जिस इस मोबाइल की स्क्रीन पे आप देख रहे हो, जिस लैपटॉप पे आप पढ़ रहे हो, वो मतलब अगर मैं एक पेज बनाता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए एक पेज बनाती है इस तरह से, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट रे आपने ऐसे बनाई है, नॉर्मल आपने ऐसे बनाई है, तो आपके जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी इसी पेज में बननी चाहिए, सब कुछ इसी पेज में। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो सकता कि आपने, ये मैं पहली बात समझा चुका हूँ, ऐसा नहीं होता कि मान लो आपकी इंसिडेंट रे ऐसे ही, मेरे मेरे उसको देखो, मेरे चेहरे को देखो, मतलब वीडियो को देखो, ऐसे आई इंसिडेंट रे और ऐसे बनाया आपने नॉर्मल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं कि जो रिफ्लेक्टेड रे वो ऐसे निकल जाए। ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे लाइट आई, ऐसे नॉर्मल है और ऐसे करके निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वो ऐसे आई तो ऐसे ही जानी चाहिए, मतलब ये तीनों के तीनों एक पेज में, एक 2D वाले फिगर में बननी चाहिए, एक ही उसमें आना चाहिए, एक लाइन में नहीं, और एक ही पेज में आना चाहिए। उस तरह से आप डायग्राम बनाते हो, उस तरह से इसको समझना है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, इसमें कुछ बताने वाली बात, खास बात नहीं। सेकंड है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको सुनते हैं। और सेकंड क्या है आपका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका खास नाम भी है, उसका खास नाम भी है, उसका नाम है आपका, जो सेकंड लॉ है उसका नाम है, उसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इतना इजी बना देगा आपके पूरे चैप्टर को, क्योंकि इसी से सारे फॉर्मूले रिलेटेड होके आएंगे। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सुनो, ये बोलता है आपका कि मान लीजिए आप इस मीडियम से आ रहे हो, ठीक है, और आप इस मीडियम में जा रहे हो। इस मीडियम को आपने बोल दिया मीडियम 1, और इस मीडियम को आपने बोल दिया मीडियम 2। अभी देखो, मैं तो यार मैंने कहा था ना, हम भले ही पढ़ा मैं आपको, भले ही मतलब मैं आप पढ़ा मैं यहाँ पे 12th वाले बच्चों को भी रहा हूँ, पर हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा? आईआईटी और नीट रहेगा। मेन मोटिव हमारा आईआईटी नीट रहेगा, तो हम शॉर्ट ट्रिक से भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो मीडियम 1 हो गया, मीडियम 2 हो गया, ये आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट बोलते हैं, तो हर बच्चे को पता ही है, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। थोड़ा डायग्राम गंदा बना है, पर आप लोग इतने प्यारे से समझदार हो कि आप समझ जाओगे मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2-3 बार अच्छा डायग्राम भी बनाती है। तो मीडियम 2 हो गया, मीडियम 1 हो गया। अब वो क्या बोलता है? वो एक नई चीज पैदा करता है यहाँ पे। उस नई चीज को यहाँ पे बोला म्यू 1, और यहाँ बोलता है म्यू 2। कुछ किताबें म्यू 1 म्यू 2 इस्तेमाल करती हैं, कुछ किताबें आपका N1 इस्तेमाल करती हैं, N1 और N2। कुछ किताबें N1 N2, जैसे खासकर आईआईटी वाले जो बच्चे तैयारी करते हैं वो जनरली एन शब्द इस्तेमाल करते हैं, और नीट वाले जो बच्चे हैं वो जनरली शब्द म्यू इस्तेमाल करते हैं। पर ऐसा कोई लड़ने वाली थी, जो एनसीईआरटी को अगर हम फॉलो करें तो एनसीईआरटी आपकी म्यू इस्तेमाल करती है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी आपकी म्यू इस्तेमाल करती है, बस शब्द है। ये म्यू या एन होता क्या है? इस म्यू को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये मान लो कि आपका पीछे नहीं छोड़ेगी ये चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, याद है? मटेरियल, या फिर मैंने कहा था मटेरियल को हम मीडियम बोलेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होती है? ये एक प्रॉपर्टी है। ये क्या होती है? एक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होती है कि कोई बॉडी के अंदर क्या क्षमता है किसी को बेंड करवाने की। ये म्यू बताएगा आपको कि कोई लाइट, हाउ मच लाइट विल बेंड, कोई लाइट कितना बेंड करेगी, या कितना ज्यादा बेंड करेगी, कितना कम बेंड करेगी। ये कौन बताएगा आपको? यही बताएगा ये राक्षस नाम का चीज, जिसका नाम है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। हिंदी में समझो, प्यार समझो, ये वो चीज है जो आपको बताएगी कि आपके मीडियम जो है वो लाइट को कितना बेंड करेगा, कितना ज्यादा बेंड करेगा, किस तरफ बेंड करेगा, ऊपर करेगा, नीचे करेगा, सारी चीजें। आपका इसका मतलब क्या होता है? उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो एक्चुअली स्नेल का होता क्या है? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, स्नेल जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों
और ये एंगल आई और एंगल आर के बीच में एक नया रिलेशन देता है। याद है आपको जब आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था तो आपने सीधे एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर को क्या कहते हैं, बराबर कह दिया था। तो क्या ये इन दोनों के बीच का रिलेशन था? क्या हमको रिफ्लेक्शन चैप्टर के अंदर भी आपका एक ऐसी चीज चाहिए, रिफ्लेक्शन चैप्टर के अंदर भी आपको एक ऐसा वो चाहिए चीज, फॉर्मूला चाहिए जिससे आप आई और आर के बीच में क्या बताओ, कोई फंक्शन बता पाओ, कोई उनके बीच में कोई रिलेशन बता पाओ, राइट? तो वही रिलेशन कौन बता रहा है आपका? चिल्ला चिल्ला के स्नेल से बता रहा है। और ये क्या बताता है? ये बोलता है, सुनो ऐसे ही याद करना है कि μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। एनसीईआरटी इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखती है, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा एनसीईआरटी वाले को, हम इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम यही यूजफुल है आपके, ये आपको बच्चों रटना है। μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। पर फिर से वही वाली बात कि मैं तो आईआईटी की पढ़ाई पहले ज्यादा कर रहा हूँ अच्छी, ठीक है, मतलब उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आपको सवाल के हिसाब से डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट तो आप ये लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमको सवाल जब आएंगे तो सवाल सबसे बड़ा मन में बच्चों की आता है कि सर 1 किसको लेना है और 2 किसको लेना है। ये बात जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम के आने वाली है। याद है जैसे मैंने आपको जब साइन कन्वेंशन पढ़ाई तो मैंने आपको बताया था, क्या जिस तरफ जा रही है काम की रेस उसको ले लो पॉजिटिव, जिस तरफ जाती है काम की रेस उसको ले लो पॉजिटिव। उसी तरह से आपको इस चीज को समझना है, आपका 1 और 2 किसको लेना है। सबसे बड़ा पाप बच्चे यही करते हैं, उसको समझ जाओ कि 1 और 2 किसको लेना है, क्योंकि क्या पता आज तो लाइट ऊपर से नीचे आ रही है ना, कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट नीचे से ऊपर जा रही हो, तब क्या करोगे? ठीक है, तब क्या करोगे? तो सुनो, इसलिए उस सारी दुविधा से बचने के लिए, क्या करना है हमेशा, जो आपका आई और आर है, पहली बात तो नॉर्मल्स दिए जाते हैं, तो ये याद रखो, आई हो 1 होगा यानी जिसमें जिसमें से रेस आ रही है, आती है, ठीक है। और 2 क्या हो जाएगा? जिसमें से रेस जाती है। जिससे रेस आती है, जिसमें नहीं, जिससे, ठीक है, आप समझ जाओगे, जिसमें से रेस आती हैं, जिसमें रेस जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वाला डायग्राम बनाया, ये 1 और 2 का कंसेप्ट बच्चों बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को समझना। तो सुनो, ये आ कहां से रही है, जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट बोलते हैं। तो ये उसको 1 ले लेना, जाकर रही है यहाँ पे तो इसको लेना 2। अब मान लो ये आपका थीटा थीटा 1 थीटा बोलता है इसको मान लो, और इसको बोलता है आपका 5 बोलता है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन से को आर लेना है, कौन से को आई लेना है। कुछ नहीं, 1 और 2 कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे लिख दिया आपने μ1 लिख दिया, साथ में लिख दिया साइन थीटा, और यहाँ पे क्या कर दिया μ2 कर दिया, साथ में क्या कर दिया साइन। एंगल कुछ भी देता रहे, आपको 1 और 2 का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मान लो कल को क्या हो गया, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मान लो कल को क्या हो गया आपका, कल को इस तरह से हो गया कि मान लीजिए आपका इस तरह से लाइट आ रही है, इस तरह से लाइट आ रही है, और मान लीजिए इस तरफ लाइट जा रही है। तो आपको याद क्या रखना है कि लाइट किस में से आती है? सर लाइट आ रही है नीचे से आती है, तो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। आपको अभी ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, याद रखना। आपको ये वाली चीज बच्चों अभी इतनी इंपॉर्टेंट महसूस नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप म्यूट कर लिया करो बे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज बच्चों अभी आपको थोड़ी सी ऐसा लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं 1 और 2 का मतलब, ये अभी नहीं समझ आएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा अभी ऐसा लगेगा सर एक्स्ट्रा है, पर जब मैं आज की 3 क्लास रुक जाऊंगा, 3 क्लास में सेम चीज 1 और 2 आएगी तुम्हारी। दुनिया का रिफ्लेक्शन में सारे फॉर्मूले 1 और 2 1 और 2 1 और 2 में आने वाले हैं, और जब इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे ना 1 और 2 में, तब तुम्हें कंफ्यूजन होगा सर 1 किसको लेना है 2 किसको लेना है। फिर बताओ तो और क्या दिक्कत होगी? और दिक्कत होगी कल को 3 सरफेस आ जाएंगी, 1 सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस 4 सरफेस ऐसे सरफेस आएंगी, तो कहाँ 1 कहाँ 2, तो ये उस टाइम हो जाएगा दिमाग बस्ट, क्योंकि आपने तो फॉर्मूला 1 और 2 में पढ़ा है, पर यहाँ तो 4 सरफेस आ गई, तो 1 2 3 4, कब 1 लेंगे, कब 2 लेंगे, कब 3 लेंगे, कब 4 लेंगे। तो 1 2 3 4 की मोहमाया से बचने के लिए 1 और 2 याद रखना, बस याद रखना 1 मतलब कहाँ से आ रही है, 2 मतलब कहाँ जा रही है। अगर आती है तो उसको 1 ले लो, जाती है तो 2 लो। अगर ये बातें समझ आ गई तो बहुत इजीली बहुत अच्छे बहुत बड़े सवालों कर पाओगे। अभी बस ले लो, ऐसा मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे क्या होगा आप इस बात को समझ जाओगे, ठीक है। ये वाली बात आई होप कि सब बच्चों को समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। एनसीईआरटी इसको थोड़े से अलग तरीके से बताती है, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम लेती है, उसको मैं थोड़ी देर बाद यूज करूंगा, उस टर्म को मैं नेक्स्ट क्लास में यूज करूंगा, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। अब बात ये आ रही है, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपने बता दिया, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फॉर्मूला है क्या, कोई और भी चीज बतानी है वो समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने एक तो क्या बता दिया आपको, मैंने एक बात तो ये बता दी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम
ये डिसाइड करता है, वो एक ऐसा पैरामीटर है जो डिसाइड करता है कि आपकी लाइट कितना बेंड करेगी। बात समझ में आती है? यहाँ से कितना बेंड करेगी। तो एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ कि जब आपका कौन डिसाइड करता है एक्चुअली में कि लाइट बेंड करेगी नहीं, किस 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 चीज से? ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कैसे, क्यों होती है रिफ्लेक्शन, ये मैंने आपको बताई थी। रिफ्लेक्शन क्यों होता है बताओ, वहीं पे आंसर छुपा है। जो मैंने चीज पढ़ा दी ना बच्चों, उसी चीज का यूज करके मैं आपको आगे चीज समझाऊंगा। जिसने थोड़ी सी पहले चीज पढ़ी है, देखना वो ऐसे खटखट करके आंसर करेगा। बताओ कि रिफ्लेक्शन हो क्यों रहा है। पहले बात तो ये बताओ, क्या बताया था मैंने इसका आंसर? रिफ्लेक्शन चेंज इन मीडियम तो होता है, पर चेंज इन मीडियम तो होगा ही ना, बिना उसके रिफ्लेक्शन हो नहीं सकता। अबे चेंज इन मीडियम होने की वजह से क्या होता है? अरे मेरे प्यारे बालक, रिफ्लेक्शन चेंज इन मीडियम से होता है, मैं समझ गया, पर चेंज इन मीडियम होने से क्या होता है? सही है, अमन ने आंसर किया, चेंज इन लाइट होती है। राइट बेटा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो बात की बात है। अमन ने आंसर किया है, अमन ने बोला है कि लाइट की स्पीड, अरे यार रिफ्लेक्शन होता क्यों है? साफ सी बात है, मीडियम चेंज होगा तो होगा ही ना। पर मीडियम चेंज होने की वजह से ऐसा क्या हो गया जिससे रिफ्लेक्शन हो गया? सर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, बताया था ना, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। अच्छा सर, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है तो, और आपने अभी बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि कोई कितना ज्यादा चेंज करेगा अपने एंगल को, या कितना ज्यादा बेंड होगा, कितना कम बेंड होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? कितना ज्यादा, कितना ज्यादा या कम बेंड होगा। ठीक है, ये वाली बात बताता है। तो सर बेंडिंग हो क्यों रही है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज कर रही है। ठीक है, बेंडिंग हो क्यों रही है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज कर रही है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है कि कितना बेंडिंग होगी और कितना नहीं। हिमांशु डेविएशन नहीं, डेविएशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, हाँ सही है, वैसे तुम्हारा आंसर सही है, कोई गलत नहीं है। अब बात ये है कि सर क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट बताती है कि रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन कितना होगा कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो होना चाहिए ना? हाँ होना चाहिए, और वही रिलेशन निकल के आता है यहाँ से। सुनो उस बात को, म्यू का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और वैक्यूम को हम एयर की तरह मान लेते हैं, होता नहीं है पर मान लेते हैं, लिखा तो एयर भी लिख सकता है कहीं पे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू टू रिमेंबर, याद करना है फॉर्मूला। क्वेश्चन आया इसके ऊपर नीट में, आईआईटी में, दोनों में। बच्चों को पता नहीं था कहाँ से आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से आ रहा है, और ये बेसिक बहुत जगह बताया भी नहीं जाता है, बताया जाता है वैसे तो, इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, पर हाँ समझ लो। क्या फॉर्मूला याद रखना है? म्यू इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। वैक्यूम भी हो सकता कोई भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत सिंपल चीज, एक सेकेंड, बहुत सिंपल चीज पूछूं कि मुझे बताइए म्यू ऑफ एयर या वैक्यूम कितना होता है? वैसे तो पता होना चाहिए आपको, वो कितना होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। अपने हाथ पैर चलाते रहो आज, जल्दी जल्दी, क्योंकि सिंपल सिंपल चीज पढ़ रहे हैं। कल से हम इंपॉर्टेंट, आज तो हम सिंपल सिंपल पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। कल से हम, रुचि जी का आंसर है 1, हैप्पी जी का आंसर 1 है, हिमांशु का आंसर 2.14, शाबाश। ठीक है, शुमालिया जी का आंसर 1, आशीष जी का आंसर 1 है, इंशाद जी का आंसर 1, रिया जी का आंसर 1 है। अरे यार ये आंसर तो पता होना चाहिए ना। कैसे? सुनो तो बाकी कोई आंसर करो तो जल्दी जल्दी करो, उसके बाद मैं करता हूँ। देखो मैंने क्या कहा आपका, हिमांशु जी उप्स, ठीक है। तो देखो मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या स्पीड ऑफ लाइट इन, अगर मैं दोनों जगह, अगर मैं मीडियम का निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या रखूंगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, अगर मैं इसमें पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपका वैक्यूम में पूछ रहा हूँ, मैं जब वैक्यूम में पूछ रहा हूँ, देखो ये म्यू किसका है? ये मीडियम का है। फॉर्मूला अगर याद करना है वैसे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आ जाएगा। क्या ऊपर नीचे सेम चीज आएगी मेरे प्यारे प्यारे बालकों? तो इसको काटा पीटी मचाऊंगा, आंसर 1 लेके आऊंगा। ठीक है, तो म्यू ऑफ एयर और वैक्यूम क्या निकल के आएगा आपका? वैसे आपको याद करने के लिए बोल दिया जाता है सीधे सीधे, याद ना ही भी करो तो आपको मैं समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये आपको वैसे तो याद ही है, ऐसे कुछ बताने वाली बात है नहीं, पर क्यों होता है ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूला ऊपर वाला पता है इसलिए बता पाए। नेक्स्ट चीज अगर बात करूं आपसे, एक सवाल पूछा हूं बहुत प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही सिंपल सा, लेकिन मैं पूछता हूँ, नोट करके पूछता हूँ, मुझे बताइए जो म्यू होता है,
जो म्यू होता है इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, देन अदर देन एयर और वैक्यूम, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या वो ग्रेटर देन 1 होगी, क्या वो लेस देन 1 होगी, क्या वो इक्वल टू 1 होगी, या हो सकती है एनी वन, एनी ऑफ दिस? बताइए क्या आंसर होगा? अमन का आंसर है 1 से ज्यादा, हिमांशु का आंसर 2.4 कब होता है? नहीं होता कभी 2.4, 1.4, गंदा आंसर है आपका। अर्शी जी का आंसर है मोर, अमन का आंसर है एनी वन, हैप्पी का आंसर ग्रेटर देन 1, शुमालिया जी का आंसर है मोर देन 1। बताओ और बच्चे बताओ। रुचि का आंसर है एनी ऑफ दिस। कितने बार बता चुका तुमको बेशरम कि मेरी क्लास में इंपॉर्टेंट ये है कि आंसर करो। मेरी क्लास में ये इंपॉर्टेंट नहीं गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। मेरी क्लास में इंपॉर्टेंट है आंसर करो। अबे सही है गलत बताने के लिए मैं बैठा हूं ना यार यहाँ पे। तुम क्यों आज अभी से सही बन रहे हो इतना? सही होते तो यहाँ नहीं होते ना। पहली बात तो तुम मेरी दिल से बात जानते हो, ये दुख लगता है ऐसी बात सुन के, पर हाँ सही बात है। ठीक है, सही या गलत मुझे बताने दो। ठीक है, आप बताओ। रिया जी का आंसर है एनी ऑफ दिस, इंशा जी का आंसर है एनी ऑफ दिस, मीनू जी का आंसर है इक्वल टू 1, रुचि का आंसर था एनी ऑफ दिस। और कोई और कोई और कोई और कोई और कोई? नहीं मान ली हार। चलो आंसर बच्चों का, कुछ बच्चों ने जो आंसर सही दिया है वो है आंसर ग्रेटर देन 1। बोलो सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? आशीष जी ने एक्सप्लेन किया स्पीड सबसे मैक्सिमम वैक्यूम में, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इट्स छोटा है इसका। बिल्कुल सही आशीष जी, शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके कोई 11 रुपए नहीं मिलने वाले। ठीक है, पर शाबाश। सुनो, तो कैसे कैसे सर आपने, अगर मैंने वैक्यूम को हटा दिया, अगर वैक्यूम होता ना, अगर वैक्यूम होता तो यहाँ पे इक्वल टू आता ना। इक्वल टू तो नहीं आ सकता, वैक्यूम की बात ही नहीं कर रहे अपन। अच्छा अच्छा, बैठे रहो हैप्पी तुम भी। तो देखो मैं बोल रहा हूं कि किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए जो कि आपका अदर देन एयर है, अदर देन एयर और वैक्यूम की बात करूं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या वो होती है 3 × 10⁸ होती है, राइट? हाँ सर 3 होती है। और क्या मैं ये भी जानता हूँ क्या ये मैक्सिमम होती है? हाँ सर मैक्सिमम होती है। अब जो भी नीचे स्पीड आने वाली है, वो भी जो भी नीचे स्पीड आने वाली है, क्या वो 100% 3 × 10⁸ से छोटी होगी ना यार? जो भी चीज नीचे आने वाली है वो 3 × 10⁸ से छोटी होगी ना, जो भी नीचे आने वाली है। हाँ सर अगर छोटी है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ऊपर लिख दिया 2 और नीचे लिख दिया 1, अगर 2 को 1 से डिवाइड करता तो 2 आता जो कि 1 से बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए 3 लिखा है, नीचे लिख दिया 2, ये ऊपर बड़ा नीचे छोटा, अगर डिवाइड करूंगा तो 1.5 निकल के आता है, ये भी क्या है 1 से बड़ा है। जब भी किसी बड़ी चीज को छोटी चीज डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली आंसर क्या हमेशा आपका 1 से बड़ा आने वाला है। तो म्यू जब मीडियम की बात करूंगा किसी भी अदर देन एयर और वैक्यूम, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए। आई गेस कि अब तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, राइट? समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं कंबाइंड करके लिखूं कि म्यू फॉर एनी मीडियम, मतलब किसी भी मीडियम। अब किसी भी मीडियम का मतलब है मेरा कहने का कि वो एयर वैक्यूम भी हो सकता है और वो आपका एयर वैक्यूम नहीं भी हो सकता है। तो क्या मैं फाइनल रिलेशन क्या मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ सर आप ये लिख सकते हो। क्यों? देखो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इक्वल टू कब होगा 1? जब आपका वैक्यूम ही ले लोगे। ग्रेटर देन कब का होगा? जब आप वैक्यूम नहीं लोगे। सो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो गलती से कभी बच्चों सॉल्व करते टाइम पे ये, अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, कल को सवाल आएंगे आपके सामने बहुत सारे, राइट? कल को आपके सामने बहुत सारे सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे, सब आएंगे। अगर गलती से आपका क्वेश्चन का आंसर म्यू का, अगर म्यू पूछा गया और म्यू का आंसर गलती से अगर 1 से छोटा आ गया ना, यानी आप समझ जाना कि आपका आंसर गलत है। यानी आपको एक अंदर से अलार्म आ जाएगा कि नहीं मैंने जो आंसर सॉल्व किया है वो गलत सॉल्व किया है, ताकि आप क्या कर पाओ अपने आंसर को वापस से रीचेक करके आ पाओ। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी म्यू की वैल्यू 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 0.9, 0.9999 भी दे रखी हो, आपको समझ जाना है कि आपका जो आंसर निकल के आया है वो गलत निकल के आया। उस ऑप्शन को तो उसी टाइम से उड़ा देना। ठीक है, तो ताकि आपके पास कम ऑप्शन रह जाए, आपके पास तुक्का मारने के चांसेस कम ज्यादा हो जाए। देखो बाद में हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ना, तो आई विल टेल यू कि ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं ऑप्शन से बता दूंगा, देखो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ऑप्शन, जल्दी तुक्का मारना है, तो वो भी तरीका बताऊंगा। लेकिन अभी तुक्का मारने का टाइम आया नहीं है ना, वो आएगा जब हम जनवरी के आसपास होंगे, जब हमारे पेपर पास में आ रहे होंगे, तब मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेंड करना है।
अभी अभी से प्लीज ऐसी कोई वीडियोस मत देखो, या अभी से ऐसी कोई चीज नहीं देखो, मत देखो जिसमें बता दो कि ऐसे क्वेश्चन अटेंड करो, ऐसे नहीं, अभी नहीं। अभी कंसेप्ट समझो। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। जब तुम्हारे पास यार मैं बैठा हूं तो तुम काहे फालतू दूसरी टीचर की वीडियोस जाकर देख रहे हो कि भाई ऐसे करना चाहिए, पेपर वैसे करना चाहिए। अबे टाइम तो आने दो पहले। ठीक है, पहले टाइम आया नहीं, तुम पता नहीं वो आज से कुछ कुछ बच्चे सपने देखते होंगे विषय, अच्छी बात है, जो कि बुरी बात नहीं है। मैं भी देखता था, आज भी देखता हूँ, आज भी मैं अलग अलग चीजों की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ बच्चे सपने देखते हैं यार, ऐसे बैठ जाएंगे चेयर पे आके, हाँ यार सिलेक्शन हो जाएगा, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा तो यार ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हैं यार ये गाड़ी खरीदूंगा। लड़के तो, और लड़के क्या सोचते हैं तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ लड़के क्या सोचते हैं, ठीक है। तो सोचते हैं अरे यार ये करूंगा या ये करूंगी, लड़कियां सोचते हैं ये खरीदूंगी, ये शॉपिंग करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, इतना पैसा मिलेगा, ये करूंगी। कॉलेज में तो ये करना है, लड़का तो कुछ और ही सोच रहा होता है। तुम जानते हो लड़के क्या सोचते हैं, मैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं, हाँ केटीएम खरीदेंगे, आया वो जगह घुमाएंगे और किसी को पीछे बिठाएंगे, पैसा पैसा सोचेंगे। अच्छी बात है, सोचो, पर बच्चों उससे पहले की स्टेप भी सोच लो। उससे पहले आपको ये सब पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, रुक जाओ, थम जाओ, सपने देखो, पर उन सपने को इतना लंबा मत खींचो कि वो तुम्हारे जो बीच वाला फेज है ना, तैयारी वाला, उससे भी आगे निकल जाए। ठीक है, उस टेबल चेयर को याद रखो, जिस टेबल चेयर पे बैठ के आप वो सपना देख रहे हो। सपना सोते हुए टाइम देखना है, देखो, बैठे हुए पड़े हो देखो, पर जिस टाइम टेबल चेयर बैठे हो ना, उस टाइम मत सपने देखो यार, उस टाइम पढ़ाई कर लो। ठीक है। थार थार पड़ी है घर पे हमारे, बस ना, थार पड़ी है हमारे घर, अच्छा बहुत बहुत बढ़िया। तो क्या करें हम तुम्हारी थार का, थार थार या तुम्हारी केटीएम या हायाबुसा तब मजेदार होती है, कोई भी गाड़ी चलाना तब मजेदार होती है जब वो अपनी हो, ठीक है, जब वो अपने पैसे से खरीदी हो। ऐसी कोई भी चीज इंजॉयबल तब होती है, ये ईयरफोन भी हो ना, अगर ये आपने अपने हाथ से अपने पैसे से खरीदा है ना, तब उसका मजा सुनने का देखना अलग ही होगा। ठीक है, कहते ना, अभी जैसे ये आ गया था अपना, क्या क्या कहते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, तो उससे पहले ऑब्वियसली मैं टिफिन या फिर अलग से मेड थी हमारा खाना बनाने आती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब वो लॉकडाउन शुरू हो गया तो उनका आना बंद हो गया ऑब्वियसली। अब हुआ क्या, रोटी हमें खुद बनानी थी, खाना हमें खुद बनाना था, हम अकेले रह रहे थे यहाँ दिल्ली में, तो उस टाइम घर पे भी नहीं आ पा रहा था मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो जब वो रोटी बनाई ना, एकदम महा बकवास रोटी, क्योंकि आज मैं घर पे हूँ तो मैं कह सकता हूँ, इतनी गंदी रोटी मैंने अपने जीवन में नहीं खाई, अपने हाथ की बनाई हुई। ठीक है, हाँ मैंने ट्यूशन पढ़ा के नेक, बहुत बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि, और जब वो रोटी बना के मैंने खाई ना, वो जली, जो आधी जली हुई थी, आधी, और ऐसी रोटी थी कि मैं उसको अगर सर पे मारूं ना, शायद सर में मेरे कुछ कुछ गायब हो जाए, ठीक है, मेरा सर फट जाए, इतनी कड़क रोटी बनी थी। पर तुम रियलाइज नहीं करोगे, जब मैंने वो खाई ना, पहले दूसरे टुक के बाद मुझे रोटी बड़ी टेस्टी लग रही थी वो, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा नहीं है कि मैंने उससे अच्छी रोटी कभी खाई नहीं थी, ऐसा नहीं है कि क्या था कि भाई क्या हुआ पता नहीं, पर मुझे बड़ी टेस्टी लगी यार वो रोटी, बहुत टेस्टी। क्यों? The one of the only reasons was that it was made by me, for me. It was made by me, for me. It's the best thing, it's the best feeling in the world to get something out of your efforts only. ठीक है, अपनी चीज का थोड़ा मजा ही अलग है। ठीक है, तो वही वाली बात है, कोई बच्चे यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे मुझे, कुछ बच्चे आप में से नौकरी भी कर रहे हो, कुछ बच्चे आप बीएससी कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे अलग अलग काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ सबके बारे में यार, सबके बारे में मुझे पता है, सबसे मेरी कभी, आप यहाँ जितने बच्चे बैठे हो, क्या सबसे मेरी कभी नहीं कभी पर्सनली व्हाट्सएप पे या फोन पे बात हुई, ये सब बच्चे जानते हैं। और मैं हमेशा करता हूँ, हर बच्चे से करता हूँ, चाहे आप किसी और के कॉन्टेक्ट से आए हो चाहे नहीं आए हो, मैं आप सबसे हर बार एक ना एक बार कन्वर्सेशन करा है, थोड़ा बहुत तो। ठीक है, या फिर आपके घर वालों से बात पूछिए आपके बारे में। तो यार मैं सही बता रहा हूँ, वो अपना है ना, अपना जो मजा है ना जिंदगी का करने का, वो अलग ही है। तो जिंदगी में कुछ ऐसा करो, मैं ये नहीं कह रहा रोटियां बनाओ, आज ही बोल रहा कि सर आज जा रहे हैं रोटी बना रहे हैं, हाँ सर हमें तो बस मैगी आती है। डेस्परेट टाइम्स होते हैं मानो, डेस्परेट टाइम्स, जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तब आप ऐसी चीजें कर जाते हो जो आज तक आपने सोची भी नहीं आप कर सकते हो। ठीक है, कहते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको, कौन सा इन्वेंशन, पता नहीं क्या था वो, कौन सा, इट इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, नहीं, इन्वेंशन इज द मदर ऑफ कुछ था, मैं भूल रहा हूँ वो शब्द, भूल रहा हूँ वो लाइन भूल रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ऐसा होता है कि भाई कभी कभी ना आप डेस्परेट हो जाते हो, नेसेसिटी। ठीक है, तो वही है, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर आप कभी भी कोई चीज इन्वेंट इन्वेंट कर रहे हो ना, कभी कोई चीज इन्वेंट कर रहे हो आप, तो एक्चुअली में आपके पास कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई कोई बहुत बड़ा ऑब्वियस कारण रहा होगा उसको हासिल करने के लिए। ठीक है, वो नेसेसिटी वो आ गया अंदर से कि यार मुझे डॉक्टर बनना है ना, तो बनना है, क्यों नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे घर वाले संपन्न है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे घर वाले गरीब है, क्योंकि मुझे कुछ अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, कुछ मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। यार मैंने अपने आप को जीवन में कुछ प्रूव करके नहीं दिखाया, तो मैं फिर जीवन जिया क्यों?
फिर तो यार वो कोई भी जीवन जी रहा है, जानवर है, मेरे यहाँ पे एक डॉग भी है, ठीक है, मेरे यहाँ गाय भैंस भी है, मेरे गाँव में सब है, तो जीवन तो वो भी जी रहे हैं। पर एक एम होता है ना लाइफ का, अगर मैंने वो एम अपनी जिंदगी का अपने लिए पूरा नहीं किया, घर वालों के लिए ठीक है, घर वाले एक मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है, सबके होते हैं, सब प्यार करते हैं अपने घर वालों से, सबके घर वाले, कोई यहाँ पे अंबानी का बेटा तो यहाँ बैठा नहीं है, ठीक है, बैठा है तो फिर मुझे उसके लिए फीस चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, बता देना। तो यार बात ये है ना कि अपने लिए करो, एक बार अपने लिए करो, अगर तुम जिस दिन खुश हो गए ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे घर वाले खुश हो जाएंगे। तुम डॉक्टर बनोगे अपने लिए बनोगे, लेकिन जिस दिन तुम डॉक्टर बनोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे घर का लेवल बढ़ गया ना। तो बस एक बार ये सोचो कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, और जिस दिन तुमने ये ठान लिया ना मुझे अपने लिए करना है, जिस लेवल पे मैं आज हूं, अगर मैं उससे उठ के थोड़ा सा भी ऊपर आ गया ना, इट इज मच मोर देन कि मैं कहाँ था। बस इतना करो, कभी उस लेवल पे नीचे मत जाओ, और कभी उस लेवल पे मेंटेन मत रहो, हमेशा ऊपर जाने के बारे में सोचो। जिस दिन आप, और ये एक एक स्टेप है, ये भी नहीं कि आज ही बैठ के मैं आज ही साला पूरी फेज निपटाऊंगा, आज ही पूरा रे ऑफ टेस्ट खत्म कर देते हैं, खत्म करो सारा, ऐसी वही बहुत बहुत दिमाग खराब कर रही है। नहीं, प्लीज नहीं, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। एससीबी के 5 सवाल खत्म करने हैं, मैं मरूं चाहे जीऊं चाहे कुछ भी चाहे, मुझे 5 सवाल खत्म करने। 5 सवाल हो गए, अगले दिन सोचो 5, अच्छा तब 5 तो मेरे से बहुत जल्दी हो गए थे, चलो 6 सवाल करते हैं। अगर 5 नहीं हुए तो अगले दिन 4 का टारगेट बनाओ, ठीक है, अगले दिन 4 का टारगेट बनाओ, लेकिन वो पूरा करो। जिस दिन वो टारगेट पूरा हो जाए, उसके अगले दिन अगला सा एक टारगेट पूरा एक्स्ट्रा बढ़ा दो। नहीं पूरा हो कोई बात नहीं, कम से कम पता तो चला तुम्हारी स्पीड क्या है। हर चीज तुम्हें कुछ सिखाएगी, लेकिन कभी पढ़ना बंद मत करो यार। अभी यार सबसे बेस्ट लाइफ है स्टूडेंट लाइफ, सबसे बेस्ट लाइफ है। तुमने अभी इंजॉय नहीं किया इस लाइफ को पढ़ पढ़ के, ठीक है, प्लस पढ़ाई में कहाँ एंजॉयमेंट। अरे यही तो बात है, जिस दिन पढ़ाई में एंजॉयमेंट तुम लोगे ना, देखो जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ सही में, नॉट बिकॉज कि मुझे सब कुछ आता हूँ, सच्ची बता दूँ ये बात, सच्ची बता दूँ, मैं अपने घर पे आया हूँ, मैं अपने नोट्स लेके आया हूँ घर पे, सोच रहा हूँ मैं अपने नोट्स लेके आया हूँ घर पे, ताकि तुम्हें पढ़ाने से पहले मैं 1 घंटा पढ़ के आता हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाने से पहले मैं और भी बैचेस ले रहा हूँ, मैं जिस बैच लेता हूँ उससे पहले पढ़ता हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी चीज पढ़ानी है, कौन सी चीज नहीं पढ़ानी है, कौन से बच्चे आने वाले हैं, कौन से बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, सब कुछ करना पड़ता है। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं अच्छा टीचर नहीं हो रहे, सिंपल सी बात, मैं अच्छा टीचर बिल्कुल नहीं हूँ अगर मैं ये सब चीज नहीं कर रहा हूँ तो। और ये सब चीज मुझे करने के लिए मोटिवेट कौन कर रहा है, आप लोग। ये सब मुझे मोटिवेट कौन कर रहा है, आप लोग। मेरे अंदर की वो स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, आप लोगों से, कि आते हो सवाल का जवाब करते हो। तुम भी तो रात में देर तक जग रहे हो यार, तुम भी तो मेहनत कर रहे हो यार, तो मैं क्यों ना करूँ। मैं घर पे आऊँ, मैं एंजॉय कर सकता हूँ, 2-3 दिन तो छुट्टी दे सकता हूँ ना यार, 3 दिन से लगातार पढ़ा हूँ, 2-3 दिन छुट्टी दे सकता हूँ। मन नहीं है मेरा, क्यों, मुझे तुम लोगों की ज्यादा याद आती है। अब तुम लोग मेरे घर के जैसे हो, ठीक है। हे भगवान, हाँ, मैं बातों में किया, दो चार तो लड़ के जाते हैं। थोड़ा सा और पढ़ते हैं, थोड़ा सा थ्योरी सी और बची है, उसके बाद अपन भी छुट्टी करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी और है, ज्यादा नहीं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सॉरी उल्टा ही, दोस्तों से बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बहुत ही बातें करते हैं सर। अब सुनो, एक बच्चे को डाउट आ सकता है, और जेन्युइन डाउट है, कि सर आपने बोला कि ये आपकी रिफ्रैक्टिव सरफेस हो गई, हाँ बिल्कुल हो गई। अब सुनो, अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई, और यहाँ पे मैंने क्या बोला आपका, यहाँ से एक लाइट आ रही है आपकी, और यहाँ पे मैं नॉर्मल आया हूँ, ऐसे बना दिया, तो एक बच्चे को डाउट आ सकता है, सर आपने हर बार जो लाइन बना रहे हो आप मजे ही ले रहे हो हमारे, और ऐसे बनाते हो, और दूसरी लाइन आप हमेशा ऐसे बना देते हो, ठीक है, आपने कोई भी लाइट ऐसी क्यों नहीं बनाई, आपने जो लाइन है वो कोई भी ऐसी क्यों नहीं बनाई, इस तरफ क्यों नहीं बनाई, इस तरह से। तो बोल रहा है बात तो बच्चे की सही है, चलो उसने बोल दिया, मैंने मान लिया, उसकी बात भी पूरी करते हैं। उस बच्चे ने जो बोला उसकी बात को मैं वापस से उसी की बात कर रहा हूँ, कि हाँ सही बोल रहा है यार, उसकी बात तो मुझे माननी चाहिए थी। यहाँ पे मैंने ये बना दिया आपके, और यहाँ पे जो लाइट की बात वो कर रहा है उसको बना देते हैं, एक लाइट आपकी ऐसे आ रही है सीधी, ठीक है, और यहाँ से वो लाइट इस तरह से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, समझ आ रही है हमको। बेंडिंग क्यों करती है, लाइट की स्पीड चेंज कर रही है। अब समझो, ऐसा हो सकता है, कब हो सकता है, ये सारी बात हमको करनी है, इस बिल्कुल मैथमेटिकली समझाऊंगा आपको, और उसके बाद फिर आपको याद तो करनी है। मान लो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका म्यू 1 है, यहाँ पे क्या है आपका म्यू 2 है, ये ऊपर मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ये म्यू 1 हो गया, ये म्यू 2 हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आई हो गया, यहाँ से आई हमेशा नॉर्मल के साथ में होता है, ये आर हो गया, यहाँ पे आपका ये आई हो गया, और ये आपका आर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात सुनने। अब सुनना, मैथमेटिक्स समझ जाओगे, मजा आ जाएगा। मैंने बोला स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूं तो क्या होता है, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर होता है। बस ये आखिरी चीज बतानी है आज की, उसके बाद छुट्टी करेंगे, कल से हम सवाल करना शुरू करेंगे और नई नई चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ से अब एक बात सुनो, क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ सर साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन आई आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस साइन आर लिख रहा हूँ।
देखो आई तो मैं दोनों जगह सेम लेके चलूंगा ना, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा होगा दोनों जगह, सेम रे लेके चलूंगा। गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है इस आर की। एक बार ये आर थोड़ा छोटा दिख रहा है, एक बार ये आर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। सॉरी मैंने एंगल गलत ले लिया यहाँ पे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने एंगल गलत लेना। एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ होता है ना, अभी तुम बोल भी दे रहे हैं बेशर्मो। कोई बोलेगा हाँ सर अभी समझ में आया था, इसलिए बोले नहीं, हमें लगा हम गलत है। एक एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ में होता है, तो आर यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, बस फर्क क्या है दोनों के बीच में, एक बार एंगल आपका थोड़ा छोटा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक बार एंगल थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो आई तो क्या है, आई तो यहाँ पे जितना होगा उतना यहाँ पे भी है, दोनों जगह आई दोनों सेम दिया होगा आपने सर, हाँ ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया एक तरह से। अगर आर जो डिपेंड करने वाला है वो डिपेंड करने वाला है इसके रेशियो के ऊपर। आर किस पे डिपेंड करने वाला है बच्चों, आर डिपेंड करने वाला है आपके ये μ1/μ2 के रेशियो पे, ठीक है सही है। अब सुनो, अगर इफ अब मैं जानता हूं अगर मेरा μ1 ग्रेटर देन μ2 हुआ, अगर μ1 मेरा ग्रेटर देन μ2 हुआ, तो इस और यहाँ पे क्या आपका कोई साइन एंगल, कोई एंगल निकल के आ जाएगा आपका आर, मान लो कोई एंगल निकल के आ गया आपका आर, ठीक है, आर बोलते हैं इसको। दूसरा केस क्या हो सकता है कि μ2 आपका, दूसरा केस क्या हो सकता है आपका कि μ1 लेस देन μ2 हो सकता है, यहाँ पे भी कोई आर निकल के आएगा। अब बस फर्क क्या है इन दोनों के बीच में, जब बच्चों आपका μ1 μ2 से बड़ा होगा तो ये जो एंगल है, क्या ये जो रेशियो है बड़ा होगा। अगर ये रेशियो बड़ा है तो क्या ये जो आपका आर होना चाहिए, क्या ये भी क्या होना चाहिए, ये आपका बड़ा होना चाहिए। सब बड़ा क्यों, ऐसे याद करो, बचपन में आपने याद किया होगा ना, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है सर, वो होती है 1। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है, क्या आपका जो साइन की वैल्यू है क्या वो भी इंक्रीज कर रही है ना, 0 से हाफ से 1। जैसे जैसे एंगल बड़ा हो रहा है वैसे वैसे आपकी साइन की वैल्यू बढ़ रही है। तो खुद सोचो कि जैसे जैसे मेरा ये बढ़ेगा, यानी आपका μ1 अगर μ2 से बड़ा होगा तो क्या ये आर भी क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैसे वैल्यू बढ़ी एंगल भी बढ़ा। अगर μ1 लेस देन μ2 होगा, अगर μ1 μ2 छोटा होगा तो क्या मतलब आर भी क्या होगा आपका, आर भी आपका छोटा होगा, आर क्या होगा आपका छोटा होगा। अब सुनो, मतलब अगर आर छोटा है तो आर छोटा कौन सा केस में, एक केस 1 है ये और ये केस 2 है। अब मुझे आप लोग देख के बताओ, जल्दी से आंसर करो, कौन से केस में आर छोटा है, जल्दी बताओ कौन से केस में आर छोटा दिख रहा है, पहले वाले केस में कि दूसरे वाले केस में, जल्दी 2-3 बच्चे आंसर करो, कौन से वाले केस में आपको आर बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, सॉरी छोटा ही पूछ रहा हूँ। केस 1 में क्या आपको छोटा दिख रहा है, बिल्कुल सही छोटा दिख रहा है। अब जब छोटा होता है, जब छोटा होता है तो ये वाला केस हो गया, बिल्कुल सही है, जब छोटा होता था ये वाला केस, यानी ये वाले केस का क्या मतलब है कि आपका μ1 क्या है μ2 से छोटा है, μ1 क्या है μ2 से छोटा है, यहाँ पे ध्यान दो, μ1 क्या है μ2 से छोटा है, इसका मतलब इस वाले केस में मैं बोलता हूँ कि इस वाले केस में μ1 आपका μ2 से छोटा है। बाद में मैं आपको याद करने, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैथमेटिकल टेक्निक बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स क्या बोल रही है, और अगर जहां पे मैथमेटिक्स सही हो गई ना वहां पे दुनिया की हर चीज सही है। तो यहाँ मैथमेटिक्स बता रही है, मैंने मैथमेटिक्स प्रूव कर दी, बाद में तो आपको याद करवाऊंगा। दूसरा सुनो, इस क्या सेकंड वाले केस में आर बड़ा है, हाँ सर सेकंड वाले केस में आर बड़ा है। जब आपका सेकंड वाले केस, उल्टा लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया बेटा, ओ सॉरी हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, μ1 उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू बताने के लिए। नीचे ऐसे लिखा है हाँ ठीक। अब आर कब बड़ा है सर, आर बड़ा है इस केस में, आर जब आर बड़ा होता है यानी आर यहाँ पे बड़ा है सेकंड केस में, जब आर बड़ा है आपका तो उस केस में, जब आर बड़ा है उस केस में आपका क्या है μ1 μ2 से बड़ा है। जब μ1 आपका μ2 से बड़ा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला केस क्या हो जाएगा आपका μ1 इज ग्रेटर देन μ2, दिस विल बी द केस ऑफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है। वो रेयर डेंसर वंसेस आप पढ़ चुके हो मैं जानता हूँ, फिर आपने याद किया होगा जब आपकी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ जाती है, वो सारी चीज पढ़ी है। पर ये इसका बच्चों मैथमेटिकल प्रूफ है, मैंने बताया ना आपको, मैं इतने हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, इतने लो लेवल से इतने हाई लेवल तक जाऊंगा कि बीच में कोई चीज बचनी नहीं चाहिए। बीच वाली चीज तो ऑब्वियसली बताऊंगा ही ना, कोई हाईएस्ट लेवल ऑफ चीज बचेगी ना लोएस्ट लेवल चीज बचेगी, ये गारंटी मेरी है अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो, ठीक है। अब सुनो, जो कंसेप्ट होता है रेयर और डेंसर का, वो एक कंसेप्ट मीडियम जो होता है या तो वो रेयर होता है या वो डेंसर होता है। ऐसा नहीं होता कि एक मीडियम रेयर होता है एक मीडियम डेंसर होता है ये जो टर्म है कि जो मीडियम होगा वो रेयर और डेंसर होगा, ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब कि अगर एक रेयर होगी तो दूसरी डेंसर होगी ही होगी, अगर एक डेंसर होगी तो दूसरी रेयर होगी। ऐसा नहीं होता कि तुम बैठे हो
बोल दो यार हवा रेयर होती है क्या? ठीक है, हवा तो हमेशा रेयर होती है। अच्छा सवाल ऐसा है, क्या ग्लास रेयर होता है क्या? तो ये सवाल गलत है। अगर तुमसे कोई सवाल पूछे ना, क्या ग्लास रेयरर मीडियम है क्या, आंसर तुम्हारा पता नहीं बोल सकते हो, या तो बोल दो पता नहीं, या तो ज्यादा क्या बोलोगे, गलत सवाल। ठीक है, यह सवाल आपसे ऐसे पूछ सकता है, क्या ग्लास डेंसर मीडियम है क्या? क्या ग्लास डेंसर मीडियम है? तो इसमें भी क्या बोलोगे, तुम इसमें भी क्या बोलोगे, गलत सवाल, पता नहीं। क्यों? क्योंकि रेयर या डेंसर अकेला नहीं होता। रेयर या डेंसर होने के लिए ये पता होना जरूरी है कि आपका दूसरा मीडियम कौन सा है। अगर दूसरा मीडियम रेयर है तो हाँ ग्लास डेंसर होगा, अगर दूसरा मीडियम डेंसर है तो हाँ ग्लास रेयर होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने का। बच्चे सीधे बोलते हैं कि ये रेयर है, ऐसे नहीं बोला जाता। ऐसे होता है, हाँ ग्लास इज रेयर एस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या ग्लास इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसी तरह से बोल सकते हो। तो ये क्या होता है, ये आपका हमेशा आपकी कंपैरिजन से आती है, ये वाली चीज हमेशा कंपैरिजन। तो कंपैरिजन हमेशा दो चीजों के बीच में होता है, तो आपको दो चीजों के बारे में बोलना तो पड़ेगा। अब जैसे एयर, अच्छा एक सवाल पूछता हूँ कि एयर इज ऑलवेज रेयर, ये स्टेटमेंट सही है गलत है, बताओ जल्दी से। एयर इज ऑलवेज रेयर मीडियम, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बताओ जल्दी से। एयर इज ऑलवेज रेयर मीडियम, स्टेटमेंट सही है गलत है? एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम हम एक जैसा मानते हैं ना, कोई अगर वो सोच रहा वैक्यूम। सब बच्चों के आंसर आ रहे हैं गलत 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 गलत। रिया का आंसर गलत, अमन का आंसर गलत, हैप्पी जी का आंसर सही है, रुचि रुचि का आंसर करेक्ट है। और और कोई बच्चा आंसर देना चाहते, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। रिया का आंसर है, क्या है? मीनू का आंसर यस। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है यस। इसका आंसर क्या है, यस। ऐसा क्यों, अब वो समझो, उसका रीजन आएगा यहाँ पे। अब सुनो, अगर कभी ऐसा हो जाए कि म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू हो जाए, म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, वन को बोलोगे रेयरर मीडियम और टू को बोलोगे आप डेंसर मीडियम। अच्छा, ये कंसेप्ट है क्या? वन को क्या बोलोगे आप, रेयरर मीडियम, और टू को क्या बोलोगे, डेंसर मीडियम। अगर आपका म्यू टू, अगर आपका म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन हो जाए, इस केस में अब क्या हो जाएगा, टू विल बी योर, फिर से मैंने उल्टा लिख दिया क्या ऊपर, हाँ सर फिर से आपने उल्टा ही लिख दिया, बीच बीच में बहुत गलतियां हो रही है। एक सेकेंड, हो जाएगा टू आपका हो जाएगा रेयरर मीडियम, और वन हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम। ये वाली बात समझो। तो रेयर और डेंसर क्या होता है कि आपका जिसका म्यू ज्यादा वो डेंसर, जिसका म्यू कम वो आपका रेयर। म्यू ज्यादा डेंसर, म्यू कम रेयर, और ये दोनों हमेशा एक साथ आएंगे, अलग अलग कभी नहीं आ सकते। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एयर हमेशा डेंसर रेयर होगी, ऐसा क्यों? अरे एयर का क्या होता है म्यू, सर एयर का म्यू होता है वन। और क्या ये मिनिमम होता है? हाँ, क्योंकि याद करो मैंने बताया था कि म्यू अदर मीडियम आ जाए तो वो हमेशा वन से बड़ा होगा। अगर वन से हमेशा बड़ा है इसका मतलब म्यू ऑफ अदर, क्या वो हमेशा म्यू ऑफ एयर से ज्यादा होगा? हाँ सर ये तो होगा। तो इसका मतलब क्या, ये हमेशा डेंसर होगा, और अगर अदर हमेशा डेंसर है तो एयर हमेशा क्या होगी आपकी, रेयरर होगी। आई होप कि ये बात प्यारी सी अच्छी सी मुलायम सी आपको समझ में आई होगी, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, तो एयर हमेशा क्या होती है आपकी, रेयरर ही होती है एज कंपेयर टू अदर मीडियम देन एयर। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। आप इसको डायग्राम में क्या समझाते हैं, या किताबें कितनी जो भाषा में लिखती हैं समझो। अब ये वाली बात आपको याद रखनी है, और यही आपका एक तरह से समराइज कर रहा हूं मैं इस चीज को, सुनो। तो मान लीजिए आपका क्या हो रहा है, आपका जब यहाँ पे इस तरह से आपकी वो है सेपरेटिंग सरफेस है, ठीक है, और यहाँ से आपकी रे, यहाँ से आपकी सॉरी नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल बनाती है इस तरह से। और मान लीजिए आपकी ये आपका नॉर्मल नॉर्मल बनाती है, और यहाँ पे आपकी आ रही है रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे आपकी आ रही है इंसिडेंट रे, इस तरह से।
तो मैं मैथमेटिकली प्रूव भी कर चुका हूँ उस बात को कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब कम होता है, जब आपका म्यू2 क्या होता है, वो सारी चीजें समझाई थी यहाँ पे। देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब कम होता है, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम तब होगा जब आपका म्यू2 जो होगा वो आपका ज्यादा होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब ज्यादा होगा, जब आपका म्यू2 है वो कम होगा, उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, 2-3 पेज स्किप कर दिए। यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे आ रही है। अब सुनना, अगर म्यू1 है और ये म्यू2 है, और मैंने बोला आपका म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2, तो ये क्या हो गया, ये आपका डेंसर हो गया, और ये क्या हो गया, आपका रेयरर हो गया। तो बच्चों एक बात याद रखना हमेशा से, कि जब भी आपकी लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी, तो जो आपकी लाइट पहले वाला रास्ता है, ठीक है, उससे दूर हो जाएगी। या याद ये रखो कि आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, यानी आर क्या हो जाएगा आपका, आई से ज्यादा हो जाएगा। ये समराइज, इसलिए ध्यान से सुनो। जब आपका म्यू1 म्यू2 से ज्यादा होगा, उस केस में आपका एंगल ऑफ आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो लाइट होगी, ठीक है, आपकी जो लाइट रे है, ये स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि यही स्टेटमेंट किताबें यूज करती है सीधे, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। कैसे सर, पहले लाइट आपकी सीधी 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 ऐसे जाते चले जाती, लेकिन अगर आपका नीचे वाला मीडियम रेयर है, तो आपकी लाइट क्या होगी, आपके नॉर्मल से, नॉर्मल है ये वाली लाइन, ये नॉर्मल है ना, इस वाली लाइन से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। पहले सीधी जा रही थी, अगर पास आती तो इस तरफ आना चाहिए था, लेफ्ट तरफ, लेकिन दूर जाएगी तो राइट की तरफ यानी ऊपर की तरफ जाएगी। तो याद रखना, जब भी आपकी लाइट डेंसर से रेयर जाएगी, जब भी लाइट आपकी डेंसर से लेके रेयर मीडियम में जाएगी, तो वो लाइट आपकी नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो जाएगा। सिमिलर बात हम दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं, क्या सुनो, सिमिलर बात हम उसके लिए बोल सकते हैं, दूसरे वाले केस के लिए। क्या, देखो, दूसरी बात क्या बोल सकते हैं अपन, कि ऐसा ही केस अगर ऊपर आपका रेयर हो जाए और नीचे डेंसर हो जाए, अगर ऊपर आपका रेयर हो जाए और नीचे डेंसर हो जाए, यहाँ पे आपका रेयर हो जाए और यहाँ पे आपका डेंसर हो जाए, यानी यहाँ पे मान लीजिए म्यू1 है और यहाँ म्यू2 है, तो इसका मतलब क्या है, म्यू1 इज लेस देन म्यू2। उस केस में जो लाइट आपकी आ रही है, उस केस में आपकी जो लाइट ऐसे आ रही है, लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, उसका क्या होगा, आपका इस बार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, मतलब लाइट क्या होगी, इस तरफ चली जाएगी। मतलब अपना कि इस केस में क्या लिख सकते हैं अपन, इस केस में पहली बात लिख सकते हैं कि आपका एंगल ऑफ आई ये है और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका एंगल आई क्या हो जाएगा, एंगल आई से छोटा, एंगल आई से छोटा, एंगल आई बड़ा होगा और एंगल आर होगा आपका छोटा, पहली बात। तो दूसरी बात यहाँ पे क्या बोल सकते हो, कि जब भी लाइट आपकी रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, इन दैट केस लाइट रे मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये याद रखना है कि लाइट रे मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, ये दोनों पॉइंट्स आपके हो जाएंगे समराइज के लिए, कि जब भी लाइट आपकी रेयर से डेंसर में जाती है, तो आपका लाइट जो है वो नॉर्मल के पास में आ जाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाता है। तो अब बच्चों आज के लिए अपन इतना ही पढ़ रहे हैं। आई होप कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी, समझ में आया ना सबको। ठीक है, ये समराइज था, इस तरह से आखिरी में समराइज किया है। कल अपन थोड़ी सी चीजें और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और सवाल भी करेंगे आईआईटी और नीट के। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से बात समझ में आई होगी। चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई क्योंकि पहले अपन ने थोड़ा लेट स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए, थैंक्स अ लॉट। कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज डिस्कशन ग्रुप पे ज्वाइन करके उसको क्लियर जरूर करें, नहीं तो आप अलग से मुझे कांटेक्ट कर ही सकते हो, आप जानते हो मेरा नंबर, अलग से कांटेक्ट करके मुझसे कॉल करके या फोन पे कैसे पूछ। चलो आज के लिए राम राम, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है, चलो गुड नाइट, बाय।